नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज का पॉडकास्ट बिंदास बोल। आज हम बिंदास बोल में एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो शख्सियत तो हैं लेकिन गुमनाम हैं, लेकिन इनका किरदार बहुत ही दमदार है। हालांकि इन्होंने खुद कभी अपने किरदार का ढोल नहीं पीटा, तो इन्होंने भले ही अपने किरदार का ढोल नहीं पीटा हो, लेकिन इस किरदार की सरगोशी गांव की गलियों से लेकर फिल्मी दुनिया, राजनीति, रंगमंच और फोटोग्राफी की दुनिया में गूंजती है। लोग इनके बारे में बातें करते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना में लालू स्टूडियो स्थापित करने वाले नागेंद्र प्रसाद राय की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं और बिंदास बोल में आज हम इनका बिंदास आवाज़ सुनेंगे। बिंदास बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी। सर, ये बताइए कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? आजकल वही मैं कर रहा हूँ जो पहले से करते आ रहा हूँ, फोटोग्राफी। और मेरी अभिलाषा है जो मरते दिन तक मैं फोटोग्राफी करूँगा। आप कहेंगे जी क्यों? तो इसके पीछे यही है जो मैं जयप्रकाश नारायण जी को देखा। लास्ट उम्र में भी वो इतना अच्छा भाषण देते थे और इतने सक्रिय थे। जब मैं फिल्म लाइन में गया तो वहाँ के अब्बास, जो राज कपूर जी की जितनी फिल्म की राइटर माने फिल्म थी उसका वो कहानी लिखते थे, और वो लगभग 100 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक फिल्म लिखी थी फिर आई बरसात, और उसमें मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहाँ से हमको प्रेरणा मिली के अब्बास जी को देख के, जैसा मरते दिन तक काम करना चाहिए। काम से चोरी क्यों? क्योंकि मनुष्य की पहचान तो काम ही है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए वो चीज़ हमको जिंदा रखा है और मैं हमेशा काम करते रहूँगा। अभी 2025 का एक मेरा प्लान है। वो प्लान ये है कि कम से कम इस साल में 2025 में 100 फोटोग्राफर मैं बनाऊँगा, जिसमें 50 लड़कियाँ और 50 लड़के होंगे। आज तक अभी तक मैंने अपना परिवार को भी बनाया है। मेरा बेटा फोटोग्राफर है, बेटी फोटोग्राफर है, और जितने हमारे रिलेशन है या दूर दराज जहाँ भी मैं देखता हूँ उसको बनाता हूँ। क्योंकि लोगों के पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, कुछ जानते नहीं हैं, और वो बेरोजगारी की धक्का खाते खाते मर जाते हैं। जब दुनिया में सारा चीज़ उपलब्ध है, इस संसार में इतना चीज़ है और इतना सुखी रहने का साधन है, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिसमें हमारा भारतीय युवाओं का ज़िंदगी नरक होते जा रहा है। इसलिए इस साल का मेरा प्लान है कम से कम 50 लड़का और 50 लड़कियों का ट्रेनिंग देके बनाऊंगा। ये काम मैं शुरू कर चुका हूँ। अच्छा, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है? जी जी जी। तो इसके लिए तो आप मतलब कोई इंस्टीट्यूट वगैरह खोले हैं या फिर किस तरह से अंजाम दे रहे हैं? हाँ, इंस्टीट्यूट तो गांव में खोले हैं। मेरा गांव लावापुर महनार पड़ता है, वैशाली जिला में। तो वहाँ अभी शुरुआत शांति निकेतन की तरह है, कोई बहुत भव्य मकान नहीं है, कहीं कुछ है नहीं। तो मेन तो हम जानते हैं कि हमको ट्रेनिंग देना है, तो हम रोड पर भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। आज तक जितने बच्चे को आप जान के आश्चर्य करेंगे, ये मेरी बेटी ही शायद पहला फोटोग्राफर होगी जो मुख्यमंत्री के साथ हवाई जहाज से घूमी होगी। जी। उस टाइम में कोई फोटोग्राफर नहीं थी लड़कियों में, और चूँकि मैं बम्बई रह चुका था, बम्बई में मैंने देखा था जो वहाँ लड़की लड़का में कोई भेद नहीं है और सब काम करते हैं। तो इसलिए मेरी सपना था जो मैं बेटी को भी कुछ इस लायक बनाऊँगा, और ऐसा संजोग हुआ जो राबड़ी देवी उस टाइम में मुख्यमंत्री थी, और उन्होंने हमें कहा जो कोई लड़की फोटोग्राफर नहीं है, मुझे लड़की फोटोग्राफर चाहिए। मैंने उनको बताया भी जब मैडम कोई लड़की फोटोग्राफर तो बिहार में नहीं है। तब उन्होंने बताया आपका तो बेटी फ़ोटो खींचती है। हम कहे मैडम वो फ़ोटो खींचती ज़रूर है लेकिन वो फोटोग्राफर नहीं है, ऐसे सिखाते हैं। तो ना उसको दीजिए हमको जी। और उसी दिन हेलीकॉप्टर से मैडम कहीं जा रही थी तो ले गई,
और उस दिन से मेरी बेटी भी फोटोग्राफर हो गई। अब वो बेटी फोटोग्राफर हुई तो हमको लगा कि भाई और बेटी लोगों को कुछ करना है, कम से कम 10 को मेरे बेटी के साथ लड़की को फोटोग्राफर होना चाहिए। और मैं रोड पर से बुला बुला के कई लड़कियों को लाया जो आज लाखों में कमा रही हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं। तो वही हमारी प्रेरणा है कि जब हम अभी तो हमारा समय आया है जिसमें हम कुछ करें। तो इस साल का मेरा प्लान है 100 फोटोग्राफर लड़का लड़की को बनाना। आपकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूं सर कि आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं और उसको अमली जामा पहना रहे हैं, उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। ये बताएं सर कि जितना जोश है आप में इस उम्र में, तकरीबन 70 साल तो हुआ 70 से ज़्यादा होगा, एक्चुअल 74 से कम नहीं होगा, सर्टिफिकेट 69 है क्योंकि हम लोग के पास कोई लिखा लिखी तो था नहीं। जी आप गाड़ी चला के आ भी गए और इतना आपकी आवाज़ में दम है, तो इसका राज क्या है? राज बताए ना, अपने गांव में भी कोई बुजुर्ग को मैं देखता था। फिल्म लाइन में मैं जब गया तो कमाल अमरोही का इंस्टीट्यूट था और कमाल अमरोही ने हम लोग को पढ़ाए थे एक्टर माने होता क्या है। उस दिन तक हम लोग भी नहीं जानते थे। एक्टर माने हीरो होता है, कलाकार होता है, ये जानते थे, लेकिन एक्टर का एक्चुअल माने क्या होता है हम नहीं जानते थे। तो कमाल साहब ने बताया जो एक्टर का मतलब होता है, ए से एक्शन होता है, सी से कंसंट्रेशन होता है, टी से टाइमिंग होता है, ओ से ऑब्जर्वेशन होता है और आर से रिएक्शन होता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा चीज ऑब्जर्वेशन है। बचपन से मैं देखता था जो कोई आदमी बूढ़ा है वो बढ़िया काम कर रहा है, कोई आदमी जवान है वो काम ही नहीं कर रहा है, भूखे मर रहा है जी। तो जीवन का अपना उद्देश्य होता है। हमने कहा जी भाई हमारा क्या होना चाहिए, तो हम पकड़ते थे जो कोई बूढ़ा आदमी है और संघर्ष कर रहा है, काम कर रहा है, मुझे ऊंची आना चाहिए था। मुझे लगा जो लगभग मैं 15 साल का रहा होऊंगा तो मैंने डिसाइड किया जो हमको क्या होना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, एक बुरा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि मज़ा दोनों में है। अच्छे इंसान है वो भी पूजे जाते हैं और बुरे इंसान है वो भी, भले ही रास्ता उनका गलत हो लेकिन वो भी बड़ा ज़िंदगी में ऐसा आराम करते हैं, बड़ा बड़ा मकान होता है, बड़ा बड़ा ये होता है। तो मुझे डिसाइड करना था कि हमको क्या होना चाहिए। बिहार में तो ज़्यादातर बाहुबली ही पूजे जाते हैं। बिहार में तो बाहुबली ही पूजा जाते हैं। तो कभी एक्सट्रैक्शन उधर जाता था, कभी एक्सट्रैक्शन इधर जाता था। बहुत ऑब्जर्व करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये हमारे समाज में 2 टाइप के आदमी होते हैं। एक होते हैं डॉक्टर टाइप के जो जान बचाते हैं, और एक होते हैं डकैत जो जान मारते हैं। डकैत कभी किसी का जान नहीं बचा सकता और डॉक्टर किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तो बचपन से ही मुझे दिमाग में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर का मतलब ये नहीं कि हम डॉक्टर मतलब डॉक्टर की राह पर चलना है, हमको किसी को जीवन देना है। कितना दिन के लिए हम इस धरती पर आए हैं? 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, 75 साल के लिए। तो 75 साल में हम अगर 5 आदमी का भी जिंदगी दे दिए तो मेरे लिए उपलब्धि होगी। तो इसलिए हम जैसे बचपन से मेहनत किए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी नेचुरल डेथ होगी तो मैं काम करते ही मरूंगा। ये हमारा जोश है। चूँकि बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, हमको ऐसा सौभाग्य हुआ है जो फिल्म लाइन से लेके या पॉलिटिकल लोगों में, जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी साहित्य के बड़े कवि हैं, उनके घर में हमको 4 साल रहने का मौका मिला जी। आप सोच सकते हैं जो कोई आदमी एक कवि, रिनाउंड कवि है, उसके घर में 4 साल रहेगा तो कितना चीज़ वो सीखेगा वहाँ से। और उतना ही नहीं, जानकी वल्लभ शास्त्री पृथ्वीराज कपूर के दोस्त थे। पृथ्वीराज कपूर जी जब पटना आते थे तो बिहार आते थे तो उनसे मिलने जाते थे। तो ये सब कहानी हम शास्त्री जी से सुनते थे। फिर जानकी वल्लभ शास्त्री हमको बताते थे जब हम बॉम्बे जाते हैं तो कैसे राज कपूर हमको मानते हैं, कैसे शशि कपूर हमको लेने आते हैं। लेकिन सर आपकी बातों से मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है जी। कि आपने बताया कि आप वैशाली के महनार के लावापुर गांव के रहने वाले हैं जी। और आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह भी बहुत मजबूत और स्ट्रांग नहीं है जी। ऐसे में लावापुर गांव का एक बच्चा राज कपूर की बात कर रहा हो, जानकी वल्लभ शास्त्री की बात कर रहा हो, मुंबई जाकर के कमल अमरोही की बात कर रहा हो। कमल अमरोही वो डायरेक्टर थे जिन्होंने शायद पाकीजा को डायरेक्ट किया था, जहाँ तक मैं जानता हूँ। पाकीजा, महाल, जी। तो एक से एक
बढ़कर के फिल्में उन्होंने दी है और वो काफ़ी लोकप्रिय रही है। तो ऐसे महान लोगों के साथ, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कैसा था आपका बचपन, कैसे ये सब संभव हो पाया? देखिए, अभाव सब चीज़ सिखा देता है। जब आपको अभाव होगा, जब कोई चीज़ की कमी होगी और उसको प्राप्त करना चाहेंगे, तो फिर उसके लिए आपका बाउंड्री नहीं होता है। मेरा बचपन ऐसा था जो तकिया हम नहीं देखे थे। मैट्रिक पास करने के बाद भी तकिया हम नहीं जानते थे, तकिया कौन चीज़ को कहता है। पिलो। पिलो, जी जी। पिलो हम लोग जानते ही नहीं थे। उसके बाद जैसे वो चादर जो होता है, बिछाना जो बिछाते हैं गद्दा पर, वो चादर भी हम नहीं जानते थे। बेडशीट। बेडशीट हम क्या जानते थे? हम लोग के गांव में गेंडा बोलता है, खेनड़ी बोलता है, तो गेंडा जानते थे। एक गेंडा बिछा दिया, एक गेंडा ओढ़ लिया, रजाई भी नहीं जानते थे। अब ये गरीबी और ये मजबूरी, और फिर मेरे गांव में एक ऐसे 2-4 परिवार था जिसको फिर कहना नहीं है, वो ये जो स्वर्ग के बराबर है। हम लोग होली और छठ 2 दिन हम लोग के घर में चीनी आता था। बस होली में आता था और छठ में आता था। तो चीनी 2 ही दिन हम देखते थे साल में। आप सोच सकते हैं, ये 12 महीना में फिर कभी चीनी देखना है नहीं। और बगल में जो परिवार था उसका कहना क्या है, वो तो हलवा से ही नाश्ता उनका होता था, पूड़ी से ही नाश्ता होता था। तो एक ललक होती थी जो हमको उस लेवल में जाना चाहिए। और जब मैं पढ़ता था अपने समय में, तो मैं गांव में सबसे पढ़ने में अच्छा था, चैलेंज के साथ मैं कहूँगा। आज भी आप मेरे गांव में पता कर लीजिए जाके, जो उस टाइम में जो मेरा डिग्री है, मेरे गांव के कोई आदमी को डिग्री नहीं होगा। तो ये मेरे मनोबल को बढ़ाता था। मेरा मन कहता था कि जब मेरे गांव में मैं सबसे तेज हूँ, ज़्यादा ब्रेनिस्ट हूँ अपने आप को, और मेरे गांव का कोई आदमी इंग्लैंड जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? चूंकि मेरे गांव के एक आदमी इंग्लैंड गए, वहाँ से पढ़ के आए, सरकारी नौकरी में आ गए। और जब मैं पढ़ता था, तो जब अच्छा करता था, क्लास में फर्स्ट करता था, गांव में एक चर्चा होती थी, भाई बहुत पढ़ने वाला लड़का ये तेज है, घर का काम भी करता है और पढ़ता भी है। तो मेरा मनोबल बहुत था कि हम जरूर इंग्लैंड जाएंगे। मतलब घर में पढ़ने का माहौल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी दादी 10 तक गिनती जानती थी, 10 से 11 नहीं जानती थी, 11 किसको कहते हैं। पिताजी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, और पिताजी का सोच भी उल्टा था। वो बोलते थे, जब पढ़ के करोगे क्या, सो पहले हमको समझा दो, क्योंकि पढ़ने के बाद नौकरी तो होती नहीं है, और पढ़ोगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बाल रखोगे बड़ा बड़ा हैं, और 10 साल पढ़ने में लगेगा, 10 साल में कोई काम नहीं करोगे, माने 10 साल पढ़ोगे तो शरीर हो जाएगा कमज़ोर, नौकरी तो मिलेगी नहीं, और खेती के लायक भी नहीं रहोगे। तो पिताजी बार बार कहते थे कि तुम कितना गिलास पढ़ा। वो क्लास नहीं जानते थे बोलना, तो गिलास बोलते थे। नागेंद्र कै गिलास पास कर गया इस बार? तो बोलते थे, पिताजी हम 4 गिलास पास किए हैं। तो कहते बहुत हो गया, चिट्ठी तो आ गया ना लिखने, अब मत पढ़ो ज़्यादा ना, शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन मेरा ध्यान वहाँ था, जो परिवार में, हम गांव में जो आदमी थे, जो परिवार में BA था, MA था, वो परिवार पर मेरा नज़र था कि हमको वहाँ से कंपटीशन करना है, उनके आगे हमको जाना है। तो यही कारण जो है ना, से मैट्रिक में जब हम मैट्रिक पास किए तो आराम से हम जिंदगी गुजार सकते थे। डायरेक्ट नौकरी उस टाइम में मिल रही थी। मेरे बहुत साथी डायरेक्ट जाके नौकरी कर लिए, लेकिन हमने सोचा जी धरती पर हम आए हैं तो केवल नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं, हम दूसरे को लाइट दिखाने के लिए आए हैं। भगवान बुद्ध कितना लोगों, करोड़ों लोगों को जिंदगी दिए, महात्मा गांधी करोड़ों लोगों को जिंदगी दिए, लालू यादव करोड़ों आदमी का जिंदगी दिया। तो मेरा जिंदगी कैसे सिमट के रह जाएगा एक टीचर बन के, एक नौकरी बन के? इसके तहत मैं पढ़ने गया मुजफ्फरपुर में। जानकी वाला शास्त्री के नाम पर हम वहाँ नाम लिखा लिया, ये एक विद्वान कवि से हमको दर्शन तो होगा। अच्छा, मतलब आप पढ़ाई के दौरान उनका नाम सुने? हाई स्कूल में उनका था एक, हाँ, मेघ गीत था उनका, हाँ, एक कविता थी मेघ गीत। तो मेघ गीत में पढ़ता था, सोचता था ये मेघ गीत का हमको माने नहीं आ रहा है, या हमको समझ में नहीं आ रहा है, और उसका कितना क्वेश्चन आंसर है वो नहीं कर पा रहा हूँ। एक आदमी लिखा है, वो कैसा आदमी होगा भाई?
प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ता था, हम सोचते थे जो भाई प्रेमचंद कैसा आदमी होगा। तो प्रेमचंद के बारे में तब पता चला जो भाई मर गए, गांधी जी मर गए, तब उनमें से तो। लेकिन जब जानकीलाल शास्त्री के बारे में जाना जो जिंदा है, तो लगता था मेरा छटपटा जो कब जाकर उनसे मिलूं, उनसे पूछूं कैसे आपने लिखा, क्यों लिखा, लिखने से क्या फायदा होता है। और इसके ही स्वरूप मैंने जब वहाँ एडमिशन लिया तो कई बार मिलने गया। बच्चा था, बच्चा को तो उतना दिमाग होता नहीं है, गेट पर से कम 20 बार लौटा होगा। जानकी वल्लभ शास्त्री जी के गेट पर? हाँ, गेट पर से जाता था। उनके बारे में था जो पागल टाइप के हैं, चूँकि वो लगभग 20-25 को कुत्ता पाले हुए थे, बिल्ली पाले हुए थे, 20-25 को गाय पाले हुए थे। तो लोग कहता था जो पागल है, मत जाना, ईंटा लेके मारेगा तुमको। तो जाते थे या गेट पर से घूम के चले आते थे जी भाई कहीं चले जाएंगे, मारेगा। एक दिन जो गेट पर गए ना, तो देखे जानकीलाल शास्त्री गेट के सामने बैठे हुए थे, पलथिया लगाए हुए, और उनका नज़र मेरा नज़र पड़ गया। तो हम देखे आज तो भागने में नहीं बनेगा। गए, उनको पैर छू के मैंने प्रणाम किया। बोले क्या बात है? तो हमने बताया जी सर आपका दर्शन करने आया हूँ। तो कहते क्या मैं पत्थर हूँ? पत्थर हूँ जो दर्शन करने आया हूँ? मैं बहुत डर गया, हमको लगा जी ईंटा चलाएंगे अब। लेकिन फिर बोले, फिर मेरा नाम पूछा, नाम बताया। उसके बाद क्या संजोग था जी, उन्होंने बोले जी मेरे बारे में तो बहुत लोग गलती भी बोलता है। हम कहे जी सर, हमको तो बताया कि आज ईंटा लेके मारते हैं। बोले भाई साहब इधर आइए। तो भाई साहब का मतलब हमको लगा जी कोई भाई होगा। तो एक महिला आई, हम कहे इसलिए भाई साहब कैसे हो गई? तब बाद में पता चला जी पत्नी को भाई साहब बोलते हैं। अच्छा। तब उन्होंने बताया जी भाई साहब देखिए लड़का क्या बता रहा है, इसको सब बताया है जी ईंटा लेके मारने के लिए दौड़ते हैं। अच्छा क्या हम मारने के लिए दौड़ते हैं? हम जी नहीं सर। वो लगभग घंटा हमसे बात किए। घंटों बात करने के बाद, समझे कि नहीं, पूरा घंटों तक बात किए जैसे सारा। हमको तो लक्ष्य था कि भाई इतना बड़ा कवि है, इस दर्शन हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है जी। जब लौट मैंने वो हमको बताए कि देखो तुमको जब जरूरी महसूस हो तो तुम आ जाना, तुम्हारा घर है जी। उसके बाद वहाँ से आना जाना शुरू हो गया। मतलब बहुत ही सॉफ्ट कोमल हृदय थे। बहुत, इसमें दो मत नहीं जी जी जी। और एगो चीज़ हम फील किया उनको, जे वहाँ जाने के बाद मुझे फील हुआ कि हर आदमी एक आदमी चाहता है। हम लोग डरते रहते हैं जब फलाना आदमी से क्यों मिले हैं, नीतीश कुमार से क्यों मिले, कैसे मिलेंगे, लालू यादव से कैसे मिलेंगे, रामविलास पासवान से कैसे मिलेंगे, तो बहुत बड़े नेता है। लेकिन नहीं, सबके दिल में मिलना जुलने की इच्छा होती है, सब चाहता है जो हमको ये हो। तो हम जब जानकीलाल शास्त्री के यहाँ गए तो हमको लगा जो हम जितना उनको चाहते हैं उतना हमको वो चाहते हैं। माने उनको भी एक संगत चाहिए, हो मिलाने वाला, कहने का भाव ये है। अब वहाँ मेरा आना जाना हो गया। वहाँ जहाँ जहाँ मीटिंग होता था, जहाँ जहाँ वो पढ़ाने जाते थे, पीछे पीछे चल जाते थे, हम क्लास उनका देखते थे। प्रोफेसर थे, RDS कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो जस्ट शांति निकेतन के स्टाइल में पढ़ाते थे। कभी वो जंगल में बैठ गए बगीचा में, और उनका MA का क्लास ज़्यादा करते थे, और उनका कहीं भाषण होता था चाहे कविता होता था तो अद्भुत होता था। तो वो जाके हम देखते थे। फिर वो कहानी कहने लगे फिल्म लाइन का, और नाटक तक मैं खेलता था। तो खुद मुझे जिज्ञासा थी जो फिल्म लाइन का भाई सुनना चाहिए। तो बताते थे जो पृथ्वीराज कपूर मेरे दोस्त हैं, देखो आए हुए थे पृथ्वीराज कपूर जी, तो मेरा छप्पर टूट गया है ना, इतना लोग भीड़ लगा दिया है। कभी हल्ला हो गया जी हेमा मालिनी यहाँ आई है, तो इसके लेकर के पूरा घर तोड़ दिया लोग, भीड़ जो है सो जी। फिर वो बताते थे जो शशि कपूर हमको बहुत ज़्यादा मानता है। तो जब मैं डिसाइड किया कि मैं बम्बे जा रहा हूँ, और संजोग बैठ गया। तो मतलब ये तो आप मैट्रिकुलेशन की बात कर रहे हैं? जी जी, मैट्रिक के बाद मैट्रिक के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि हम अब मतलब मुंबई जाएंगे? नहीं, मैट्रिक के बाद हम केमिस्ट्री ऑनर्स किए, ग्रेजुएशन किए मुजफ्फरपुर से। अच्छा। उसके बाद जैसे हमारा कुछ नंबर कम था ऑनर्स में, तो हमारा मन था जब हम प्रोफेसर बनेंगे, प्रोफेसर को बहुत फैसिलिटी मिलती है। और जब प्रोफेसर लोगों को देख लिया, जानकीलाल शास्त्री के यहाँ तक खाली प्रोफेसर लोग ही आते थे, तो उन लोग को रीड करने से देखने के बाद लगा जी दुनिया का बेस्ट नौकरी है प्रोफेसर का, इसलिए हमको प्रोफेसर बनना चाहिए। जब एडमिशन नहीं हो रहा था तो जानकीलाल शास्त्री को मैंने कहा जो सर मेरा तो एडमिशन नहीं हो रहा। तो कहा जरे कैसे नहीं एडमिशन होगा, चलो हम चलते हैं, रिक्शा मंगाओ। हम रिक्शा मंगाए, और शास्त्री जी थे पूरा इतना
समझे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना मोटा ताजा थे तो हमको नीचा बैठना पड़ा। अच्छा। समझे कि नहीं, रिक्शा का जो नीचे होता है, एक रिक्शा मतलब उधी आ गया। हाँ पूरा जैसा हमको नीचा में बैठाया गया जी जी और कहे चलो हम VC को कहते तुम्हारा एडमिशन कैसे नहीं होगा। जी। और संजोग से उस टाइम में के मंडल थे VC, ठीक है। जी तो कहे जो हो मंडल जी तोरे जात भाई हो, ये लड़का के एडमिशन कर लो, बड़ा मेरिट वाला लड़का है, कुछ करता ही जीवन में। मंडल जी बोले जी ठीक है ना जी। आपका आज्ञा हम कैसे काट सकते हैं। हमको बोले जाना, लेकिन जब 2-4 बार हम गए तो कोई मिलने ही नहीं दिया। VC से मिलना उस टाइम में हम लोग के लिए बड़े अजूबा चीज थी। जी जी। तो कोई मिलने ही नहीं दिया। अब मैं बड़ा निराश हो गया जी, मैं क्या करूं। अब मेरे संकट है, पिताजी का भी डेथ हो चुका था। अब पिताजी का डेथ होने से हमको बहुत बड़ा मैंने ज़िंदगी का एक रुकावट सा आ गया। हमको लगा जी भाई अब तो ज़िंदगी मेरी ख़त्म है। जी जी। संसार में एक पिता ही थे जो हमको प्यार करते थे, मानते थे। अब पिताजी चले गए तो मेरा तो ख़त्म हो गया, अब तो कुछ दुनिया में रहा नहीं। इसी बीच कोई मित्र हमको मिला, दिल्ली में IIT में पढ़ता था। अच्छा अच्छा। वो बताया कि नागेंद्र क्या प्लान है तुम्हारा। हम कि भैया हम तो IAS करना चाहते हैं वैसे प्रोफेसर बनने का मन है। तो कहा तो दिल्ली में क्यों नहीं पढ़ते हो। तो हम कहे भैया दिल्ली का औकात हमको नहीं है। तो कहा जी दिल्ली का औकात नहीं है। वो 2-4 शब्द ऐसा बोला जी। कहा जी नागेंद्र फिर धरती पर जन्म लोगे क्या, और फिर MA करोगे क्या, कुछ बनोगे क्या। अरे अभी ये मौका है। घर में कोई प्यार करने वाला है नहीं, बाप था वही था एगो प्यार करने वाला, तो दुनिया में तो तुम्हारा कोई नहीं बचा। दिल्ली जाओ पढ़ने के लिए। अब मैं माइंड बना लिया कि मैं दिल्ली पढ़ने जाऊंगा। हम 2 भाई थे, हम आए, भाई को बोले जी भाई हम दिल्ली जा रहे हैं पढ़ने के लिए। भाई को शौक लगा, उसको लगा कि ये तो पागल हो गया। कहा जी गरीब घर का लड़का कोई सोचेगा। तो भाई 3 बार बोला, क्या बोला तुम। हम कहे दिल्ली पढ़ने जाएंगे। क्या बोला। हम कि दिल्ली पढ़ने जाएंगे। अरे क्या बोला। हम कि दिल्ली पढ़ने जाएंगे भैया, MA वहीं से करेंगे। जी। मेरा भाई भागा बड़ा कस के। हमको डर लगा जी भागा का है मेरा भाई। और 1 घंटा में देखे जो लगभग 20 आदमी को लेके आ रहे हैं और उसको कह रहे हैं जी जरा समझाइए इसको। हमको लगता है जी माथा गड़बड़ हो गया है, इसको समझाइए। वो 20 आदमी किसी को नाम नहीं लिखने आता था, आप सोच लीजिए। जी जी। वो आदमी हमको कह रहा है कि बउआ गांव में कॉलेज ना है या स्कूल ना है जो तू दिल्ली जब पढ़े। अब बताइए उस टाइम में जिला में भी MA का पढ़ाई नहीं होता था। बिल्कुल। और वो लोग 5 लोग आके हमको कहता है कि गांव में पढ़ाई ना हो जो तू दिल्ली जब पढ़े। हम बोल दिया तो बोल दिया हम जाएंगे। जी। तो 20 कहता है जो हाँ माथे गड़बड़ है इसका। समझे कि नहीं। अब मेरा और जोश बढ़ते गया, क्योंकि हमको तो दिमाग में आएगा जो करना है ये जिंदगी में करना है, दोबारा जिंदगी तो मिलना नहीं है। जी जी जी। तब फिर भाई बोलता है, अंत में हार गया मेरा भाई, बोलता है जी अपना ज़मीन बेच के जाओगे ना। हम कहते आपका क्यों ज़मीन बेचेंगे भाई, हम अपना हिस्सा बेचेंगे। और मैंने 5 कट्ठा ज़मीन 5,000 रुपये में, 1,000 रुपये कट्ठा उस टाइम में था। जी जी। 5 कट्ठा ज़मीन बेच दिया, 5,000 रुपया लिया, चल दिया दिल्ली। दिल्ली 2-4 दिन बहुत कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ जे मन किया जे लौट जाते हैं। न खाने का ठीक, न रहने का ठीक। पैसा है, होटल में भी रहने का डर लग रहा है। गांव देहात के बच्चा हैं, जो आदमी सब दिन गेंडा ओढ़ के सोया हो वो होटल में कैसे टिकेगा आप बताइए, वो जैसे दिल्ली जैसे होटल में। एक दिन कोशिश करते करते मैं रामविलास पासवान से मिला और अपने एक मुखिया थे बेचारे, उन्होंने एक चिट्ठी दिया था रामविलास जी के नाम, रामविलास जी के नाम से। और वो गांव के सज्जन आदमी थे, वो मेरे कोई चाचा उचा थे नहीं, लेकिन वो चिट्ठी लिख के दिए थे कि रामविलास जी ये मेरा अपना भतीजा है, अच्छा, इसको अपने साथ रख लीजिएगा। तो रामविलास जी 3 बार हमको पूछे आप मुखिया जी के भतीजा हैं। हम कहे जी सर। और मेरा वेशभूषा से तो कभी हम बड़े परिवार का लगते नहीं थे। तो रामविलास जी को शक हो रहा है जी मुखिया का भतीजा कैसे हो सकता है। तो 3 बार जब पूछे ना, तो तीसरा बार कहते हैं जी आपके पिताजी क्या भाई हैं। हम कहे जी हमारे पिताजी 6 भाई हैं, जबकि मेरे पिताजी अकेले थे भाई में। विश्वास दिलाने के लिए जी भाई हम मुखिया जी के सही में भतीजा है। तब रामविलास पासवान जी कहे जी ठीक है आइए, डेरा एक दिखाए हमको, कहे जी इसी में आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर जाइए। हम धन पाए, हम कि बाप रे इससे बड़ा चीज़ क्या होगा।
उस टाइम में रामविलास पासवान जी का नया नया शादी भी हुआ था रीना पासवान जी से, चिराग की माँ से। ये कौन से दशक की बात? 80 के दशक? जी जी, लगभग उसी आसपास की है। तो उस टाइम में हमको जहाँ तक ख्याल है जो चिराग की माँ इंटर में पढ़ रही थी, है ना। तो बड़ा संयोग ऐसा हुआ जो रामविलास जी सीमा पार हमको मानते थे और चिराग की माँ भी मुझे बहुत मानती थी। बहुत अच्छा एडजस्टमेंट कर गया। आईएएस का कोचिंग में हम एडमिशन ले लिया, एमए भी हिंदी से करने लगे वहाँ से, और बहुत अच्छा से हम पढ़ाई लिखाई करते थे, रामविलास जी के साथ ही घूमते थे। एक दिन के वाक़या बहुत अच्छा से ख्याल आ रहा है। ये कहे नागेंद्र जी मोहम्मद रफ़ी का प्रोग्राम है, तो चलिएगा देखने। हम एकदम चले गए सर। तो 26 जनवरी पर जो वहाँ गणतंत्र दिवस मनता है तो उसमें वीआईपी कल्चरल प्रोग्राम होता है। तो रामविलास पासवान जी, उनकी पत्नी और हम तीनों गए थे वहाँ देखने के लिए, हैं। तीनों बैठ करके देखें तो उसमें मोहम्मद रफ़ी और हेमंत कुमार आए हुए थे। रामविलास पासवान जी हमको कहते हैं नागेंद्र जी हेमंत कुमार जो है से माने ऐसा देहाती वाला कपड़ा पहने हुए थे, ये इतना तक होता है। सो कहा जी नागेंद्र जी बताइए तो यार इनको कोई कहेगा जे हेमंत कुमार है ना। कहने का मतलब ये है कि हम पासवान जी के परिवार के सदस्य की तरह थे। जितना वो बेटा को नहीं माने होंगे, भाई को नहीं माने होंगे, उतना प्यार बेचारा रामविलास पासवान जी हमको दिए। वहाँ रहते हुए एक दिन माधुरी हम मैगजीन देखे तो उसमें लिखा हुआ था जो कमाल अमरोही रजिया सुल्तान फिल्म बना रहे हैं और इसमें ट्रेनिंग देंगे, जो अच्छा कलाकार होगा उसको रजिया सुल्तान में मौका मिलेगा। तो मैंने पढ़ा तो मैंने अप्लाई कर दिया, चूँकि जानकीलाल शास्त्री से बहुत फिल्म लाइन का कहानी जान चुके थे। तो मैंने अप्लाई कर दिया। होटल में जो है से इंटरव्यू हुआ और रामविलास पासवान जी के रहने से हमारा फायदा ये हुआ जो वहाँ आईएएस आईपीएस सारे लोग आते जाते थे। तो इंटरव्यू कैसे फेस करना है, कैसे क्या करना है, इस सब का हमको बड़ा नॉलेज वहाँ देते थे लोग। जो आईएएस होते थे आईपीएस होते थे तो उनसे हम पूछते रहते थे सर आईपीएस कैसे बन गए आप क्या क्या पूछते हैं आईपीएस वाले को, आप आईएएस बन गए तो आप क्या क्या पूछते हैं। तो मेन वो हमको बताए 2-3 गो पॉइंट। कहा जी देखो हम लोग पूछते हैं, आईएएस वाले भी बोले आईपीएस वाले भी बोले, जो मेन हम पूछते हैं जो मान लो तुमको हम सेलेक्ट कर लिया तो कब ज्वाइन करोगे। तो जो तेज दिमाग का होता है वो कहता है जो सर अभी कहिएगा तभी चल के ज्वाइन कर लेंगे। और तन को जो साधारण दिमाग का होता है वो कहता है सर 10 दिन 15 दिन का मौका तो हमको दीजिए, है मतलब लेजीनेस है। तो इस हमको बड़ा दिमाग में आया, बड़ी बड़ी ये सब अच्छी बात सीख रहे हैं। तो जब मेरा होटल में वहाँ जो है से इंटरव्यू हुआ तो पहला क्वेश्चन पूछा कमाल अमरोही का टीम का आदमी, जो मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कुछ परफॉर्मेंस करवाए। कहा जी नाटक वाटक खेलते हो? हमके लिखा हुआ है सर। तो भिखारी का 10 गो रोल करके बताओ, भीख मांगना है तो कैसे कैसे मांगो बताओ। तो हमने परफॉर्मेंस बताया, ऐसे ऐसे करके कुछ एक्टिंग वैक्टिंग भी कराए। उसके बाद हमको पूछे जब मान लो तुम हमको सिलेक्ट कर लेते हैं तो कितना दिन में आकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। हम कहे सर साथे चल सकते हैं आपके। अब इस पर बड़ा टीम खुश हुआ, कहा जा रे गजब है भाई, अभी ये चल दोगे? हम कहे हाँ सर। तो यही कपड़ा पहन के हम कहे हाँ सर, ड्यूटी है ना, जब आप सिलेक्ट कर लीजिए तो ड्यूटी हमारा हो गया। बड़ा खुशी हुआ हमको जो लगा। दूसरा क्वेश्चन वो हमको पूछे, बहुत अच्छा हमको लगा, मिस्टर नागेंद्र तुम बहुत दुबले पतले हो। उस टाइम में बहुत दुबला पतला था और फिल्म लाइन में 18 घंटा ड्यूटी करना होता है, तुम कर लोगे? तो हम जो इंटरव्यू देने आया था जो लड़का सब, कोई दुबई से था, कोई कहीं से था, कोई कहीं, सब विदेशी था हैं और बड़े संपन्न परिवार के था। मेरे जैसा रफ एंड टफ कोई नहीं रहा होगा। तो मैंने कहा जे सर अगर आप वहाँ 18 घंटा ड्यूटी लेते हैं तो मैं 20 घंटा ड्यूटी करूँगा। क्यों? हम कि मैं किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, हमने वर्षा धूप सब में काम किया है। आप जानते हैं जी किसान का काम तो 20 घंटा का होता है, आप तो 18 घंटा कर रहे हैं। तो इसलिए वो टीम बहुत खुश हुआ, कहा कि जी यू आर सिलेक्टेड। तखन ही हमको बोल दिया मिस्टर नागेंद्र यू आर सिलेक्टेड। लेकिन हमको लगा जी ये सब मजाक कर रहा है, हो सकता है चूँकि कॉमेडियन टाइप का थोड़ा था उस टाइम में, कॉमेडी उमेडी करता था, तो हमको लगा जो हो सकता है जी ये मजाक कर रहा है। हमको आशा उषा नहीं थी और न हमको हिम्मत था जो हम जाएंगे बॉम्बे। बॉम्बे कैसे चल जाएंगे भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन कुछ दिन के बाद लेटर आ गया जी मिस्टर नागेंद्र यू आर सिलेक्टेड और आप आ जाओ यहाँ ज्वाइन करने के लिए। अब तो मैं फेरे में पड़ गया जी भाई, एक तो मैं दिल्ली आ गया
जो असंभव था। अब बम्बई हमसे कैसे होगा, वहाँ तो कोई मेरा जान पहचान का भी नहीं है। और पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा भी कुछ फीस था उसका एडमिशन का, ये तो सवाल ही नहीं उठता है हमारे पास पैसा हो। बड़ी हिम्मत करके 2 दिन तक सोच क्या करें नहीं करें ना करें। अंत में रामविलास पासवान जी को हम वो चिट्ठी दिखाने के लिए गए। संयोग से उस दिन रामविलास जी यही पौधा में पानी पटा रहे थे, है ना, पानी पटा रहे थे। हम कि सर एगो चिट्ठियावा देख लीजिए ना। तो कहे जो पढ़ के सुनाइए ना। हम कि पढ़ने वाला ना है, देखने वाला है। कहने का मतलब बहुत मानते थे, इसलिए हम इसी टोन में बतियाते थे। तो कहे ठीक है, हम फूल में पानी पटा रहे हैं। उसके बाद फूल में पानी पटा करके और एक कुर्सी पर वो बैठे, दूसरा पर हमको बैठाए। कहे लाइए चिट्ठियावा पढ़े। तो तुरंत 2 मिनट में पढ़ लिए। कहे जो अच्छा तो है, जाइए। हम कहे सर हम कैसे जा सकते हैं, न राजा को क्या कहता है, कहाँ भोजवा तेली। हम लोग इसको औकात के आदमी तो नहीं है जो फिल्म लाइन में चले जाएंगे। इतना प्रोत्साहित वो आदमी किया, तब समझ में आया कि रामविलास पासवान जी विश्व का रिकॉर्ड कैसे बनाए थे। उन्होंने कहा जी नागेंद्र जी, मैं सबसे पहले चौकीदार था गांव का, और क्रम से बढ़ते बढ़ते एमएलए बना, और आज मैं विश्व का सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला एमपी हूँ। तो रिस्क लेना चाहिए। आप रिस्क नहीं लीजिएगा तो कौन रिस्क लेगा। और आपका तो ग्रेजुएशन है, आप तो बीए पास हैं। बीए पास आदमी भूखे मरता है कहीं। जी। और आप तो ऐसा व्यवहार के आदमी हैं जो जहां रहिएगा वहां आपका दुनिया बस जाएगा, इसलिए एकदम जाइए। हम कहे सर पैसवा, तो कहे जाइए ना, हो ना जाएगा। जी। बड़ा खुशी हुई कि हम कि बाप रे, तो बाप से बढ़ के हो गया आदमी भाई, है कि नहीं। अब तो इतना तक दे रहा है तो हिम्मत करना चाहिए। तो हम कहे सर कितने तारीख का टिकट कटावें। तो हमको वहाँ 1 तारीख को ज्वाइन करना था। तो हम कहे 28 का कटा लें। तो कहे कटा लीजिए। 28 या कुछ था, इतना याद नहीं है। तो कहे कि जो ठीक है कटा लीजिए, से हम चलेंगे आपका एडमिशन कराने। अच्छा, खुद चलेंगे? खुद चलेंगे। हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा, जो कैसे ही बोल रहे हैं जो खुद चलेंगे। जी। तो हम कहे सर हमारा भी टिकट कटाना होगा, आपका भी टिकट। तो कहे नहीं, एमपी का टिकट होता है, उसमें एक आदमी का जाने का अलाउ है, से मेरे नाम से कटवा लीजिए, हम अरे साथ आप चलिएगा। जिस दिन हमको बम्बई जाना था उसी दिन चिराग की माँ को लेबर पेन हुआ। चिराग की बहन होना था, पहली बच्ची उनकी, पासवान जी की पहली बेटी, उस घर से होना था उसको। तो शुरू हो गया दर्द उनको। तो हम लोग हॉस्पिटल चले गए, पासवान जी, हम और सबको ले करके। लगभग 3 बजे में आके डॉक्टर बोला जी अब सब चीज़ ठीक है, अब आप लोग जाइए खाइए पीजिए। पासवान जी हमको बोले जी खाना खाएं नागेंद्र जी। हमको कहाँ खाएं सर। तो चले ना, अभी तो रोडे पर कुछ खाया जा सकता है। तो हमको जहाँ तक ख्याल है जो हम थे, रामविलास पासवान जी थे, और एक कोई आदमी, 3 आदमी का हमको चेहरा याद है, जो जाके रोडे पर हम लोग चिकन फिकन खाए। खाने के बाद में 4 बज रहा होगा। हम कहे सर आपको कुछ याद है। तो क्या। हम कहे आज बम्बे का भी टिकट कटा हुआ है। तो कह जाए आज का है। हम कहे जी। तो आज हम कैसे जाएंगे, मतलब उनको बेटी हुआ था, तो उनको बोले जी हम आज कैसे जाएंगे। तो हम कहते हम क्या करें अब। तो कहे आप जाइए ना। हम कहे सर अकेले हम कैसे जाएंगे, हमको हिम्मत नहीं पड़ रहा है। तो कह जाए कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो हम कहते क्या हमको टिकट कटाना पड़ेगा। तो नहीं मेरे टिकट से चल जाइए ना। हम कि सर टीटी पकड़ लेगा, चूँकि हमको बड़ा डर लगता था। जी। तो कहा टीटी कैसे पकड़ लेगा। और वो हमको एगो बना के दिए हुए थे, जे हमारे असिस्टेंट हैं कटवा। हमको तो कहे जे कार्ड तो हम आपको दिए हुए हैं ना, वो दिखाइएगा तो किसी को हिम्मत है जो आपको पकड़ लेगा। मैंने उन्हीं के रिजर्वेशन पर हम बम्बे चले गए। बम्बे जाने के बाद में मेरा उन्हीं के परविश से एडमिशन हो गया। उन्होंने परविश कर दिया, एडमिशन हो गया मेरा, पैसा वैसा नहीं लगा है। उसके बाद जैसे क्लास शुरू हुआ, संयोग ऐसा, चूँकि नेता लोग के साथ रहे, बड़े बड़े लोग के साथ रहे, तो हम किसी से डरते नहीं थे। तो जब उद्घाटन हो रहा था तो अशोक कुमार दादा मुनि उद्घाटन कर रहे थे इंस्टीट्यूट का। अच्छा है। तो जो डरता है सोना, हम जाके दादा मुनि से सट गए एकदम। कमाल बने। हमको लगता था ये एकदम, जब रामविलास से हम सट सकते हैं, इंदिरा गांधी से के साथ फोटो खिंचा सकते हैं, कर्पूरी जी के साथ खिंचा सकते हैं, चौधरी चरण साथ खिंचा सकते हैं, तो ये अशोक कुमार क्या है। मैंने कहने का मतलब मैंने खुले ये हुआ,
उद्घाटन का फोटो में भी मेरा फोटो आ गया, फोटो सब जगह छप गया। अब पूरे बिहार में इधर जहाँ हमारा एरिया था सबको जब सही में हीरो बन गया। गांव के लोग चाहे जो मेरे मुजफ्फरपुर के पटना के जितने मित्र थे ये लोग एकदम जैसे बधाई उधाई देने लगा। जहाँ मिलता था या फ़ोन करके बोलता था जो देखो तुमको हम देखे हैं फ़ोटो ये वो करके, हमको भी लगा जो सही में अब हीरो बन जा रहे हैं। चलिए वो संघर्ष शुरू हुआ, अपना जैसे ट्रेनिंग और शुरू हुआ। 2 महीना संघर्ष करने के बाद हमने 2-4 आदमी से पूछा जी भाई कैसे बॉम्बे में जिएंगे, कब काम मिलेगा, कब हीरो बनेंगे, चाहे कुछ कलाकार कब बनेंगे। तो सब कहा जी अच्छा इतना जल्दी, 10 साल के बाद 10 साल के बाद यहाँ काम मिलता है। हम कहे भैया काम कैसे मिलता है ये तो बताओ। तो कहा जी काम मिलता है दलाल के थ्रू। बम्बई में आपको एक मकान किराए पर भी लेना है तो वो दलाल दिलाएगा, उस पैसा लेगा दिलाएगा। हम कहते दलाल कैसे हमको काम दिलाएगा। तो दलाल जो है से आपको हीरो के यहाँ ले जाएगा, हीरोइन के यहाँ ले जाएगा, डायरेक्टर के यहाँ ले जाएगा और वो मिला देगा। देखिए डायरेक्टर साहब एक लड़का है आपके काम के लायक हो तो रखिए, इसको मदद करिए और उसके एवज में पैसा लेगा आपको। मैंने दलाल खोजना शुरू किया। संयोग से जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था कमाल साहब के, उसी में एक शत्रुजीत नाम के टीचर थे, उन्हीं को मैं पकड़ा। हम कि सर हमको कहीं मिला दीजिए ना डायरेक्टर से। तो कहें जी मिलाने का हम 200 रुपया लेते हैं। और उस टाइम में 200 रुपया मेरे लिए 20,000 के बराबर था। तो हम बहुत रिक्वेस्ट किए तो कहा जी नहीं वो करने से नहीं होगा, हमको 200 रुपये आदमी लेंगे और कम से कम 3 आदमी से मिलाएंगे, मतलब 600 रुपया तुमको लगेगा, तब हम मिला सकते हैं। एक तब वही बताया कि जो कोई एक लड़का एक लड़की खोज लो, तो 2 आदमी हो जाओगे तो 300 तुम खर्चा करना, 300 वो करेगी या 3 से हम मिला देंगे। संयोग से मेरे इंस्टीट्यूट में एक परमेश्वरी नाम की आर्टिस्ट थी जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रही थी, उसको पटाए हम कि भाई करो मदद, तो हम लोग नहीं मिल पाएंगे, काम कहिया खोज पाएंगे। तो शत्रुजीत बेचारा जो है से कहा चलो। सबसे पहले बड़ा यूनिक कहानी है, माने कभी कभी हम खुद लगता है ना जो हम सपना देख रहे हैं, कहानी कोई है नहीं। सबसे पहले वो संजीव कुमार के यहाँ गया। संजीव कुमार जो शोले फिल्म में आप जानते हो खलनायक थे। तो शोले में क्या थे, ठाकुर के भूमिका में थे। सॉरी मैंने वो अमजद खान थे उसमें। तो संजीव कुमार के यहाँ तो पहले तो मैंने बोर्ड देखा, कहा जो वहाँ डर लगता था जो नकली लोग से भी मिला देता है, समझे। तो पहले बोर्ड देखा तो संजीव कुमार लिखा हुआ था। फिर अंदर में गए तो हमको बैठा दिया शत्रुजीत दी हमको और लड़किया को, और बगल के रूम में देखे जो संजीव कुमार अपने भतीजा से ढुसुम 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 खेल रहे थे। हम देख रहे थे, चूँकि शोले फिल्म देखे थे कई बार, तो हम पहचान गए यही संजीव कुमार है। अब वो आदमी कहा जे ये संजीव हम 2 लड़का लड़की लाए हैं, तुम खाली मिल लो इससे। संजीव कुमार कहा जे हमको किसी से नहीं मिलना। 3 बार वो आदमी शत्रुजीत कहा उनको, लेकिन वो कहे जी नहीं हमको नहीं मिलना। जानते हैं इतना गंदा गंदा गाली वो आदमी दिया। कहा जी बहन चोद, तुमको हम कितना जगह काम कराते कराते हीरो बनाए, अपना किस्मत से हम कुछ नहीं बन पाए। अभी लड़का लड़की से मिल लोगे तो 200 रुपया हमको मिलेगा, सलाह तुम नहीं मिलेगा तो हमारा पेट में लात मार रहा है माधरचोद। ऐसे करके खूब गाली दिया। आका जी चलो हमको। तब हमको लगा जी आदमी तो बड़ा जुनून है भाई, संजीव कुमार को भी गाली दे दिया, ये तो गजब की चीज़ है। और संजीव कुमार के बगल में ही दिलीप साहब का था बंगला, तो ले गया दिलीप साहब के यहाँ। अब चूंकि देखिए फिल्म लाइन में लोग बता देता है जो डुप्लीकेट होता है, झूठों के किसी से मिला तो बड़ा डर लगता था, लेकिन वहाँ ले गया। फिर हमको दिलीप साहब से मिलाया। दिलीप साहब हमको पूछे जी क्या नाम है, तब नाम बताए। कितना पढ़ाई लिखाई किए हो, हम बताए। सब कुछ बहुत देर तकला बेचारे बात किए, पूछे। उसके बाद कहे कि जी ठीक है देखो अभी मेरे पास कोई काम है नहीं, तुम महीना में 1 दिन आके मिलते रहना, काम आएगा तो हम जरूर तुमको काम देंगे। बड़ा अच्छा लगा जी भाई इतना बड़ा दिलीप कुमार, अपने ज़माने का तो वही नंबर 1 पर थे, राज कपूर और वो। आज एक बड़ा हीरो से मुलाकात हो गई, कम से कम साला 200 रुपया भाड़ में जाए हैं। वहाँ से निकले तो एक महिला से वो आदमी मिलाया, है ना।
बैंड स्टैंड जगह का नाम थी, और अपार्टमेंट याद नहीं आ रहा है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा उसमें रहते थे, इतना हमको मालूम है। राही मसूम राजा उसी में रहते थे। तो वहाँ महिला से एक मिलाया, वो आदमी शत्रुजीत जी, कहे मैडम हाँ एक लड़का लाए हैं, एक लड़की लाए हैं, ये लोग काम की तलाश में है, आप इसको मदद कीजिए। वो 2 मिनट जो महिला बतियाई ना, हम तुरंत पकड़ लिए जी ये बहुत बड़ी महिला है। चूंकि एक सिलसिला होता है ना, अब जानकीलाल शास्त्री से हम मिलने गए, पहला दिन ही हमको लग गया जी हमको बहुत मानेंगे, तो उनके यहाँ अड्डा जमा दिया हमने। रामलीला जी से मिलने गए तो पहला दिन ही हमको लगा जी भाई बहुत बढ़िया आदमी है, तो उनके हम प्रिय हो गए। उसी प्रकार से वो महिला से मिले ना, तो हमको लगा जी अरे वाह, हमको अब मंजिल मिल गया। उस दिन हम नहीं जान रहे हैं जी महिला क्या है, हीरोइन है कि क्या है, नहीं वो ना इतना, लेकिन इतना लग गया जी ये हमारा तकदीर खोल सकता है। जी जी। 1 मिनट की मुलाकात हुई और महिला इतना ही बोली, जो संडे के संडे तुम आना, हम मदद करेंगे। हम चले आए। अगला संडे को जब हम गए तो महिला बोली कि जे बोलो क्या बात है। मैंने सारी बात बता दी, जो देखो कमाल अमरोही के हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, रजिया सुल्तान की शूटिंग वहाँ चल रही है, और 2 महीना हमको ट्रेनिंग का भी हो गया, और मैं पूरे गरीब परिवार से हूँ। हमको अब बॉम्बे छोड़ना नहीं है, हम बॉम्बे नहीं छोड़ेंगे। हमको बस माने झाड़ू मारना पड़ जाए, पोछा मारना पड़ जाए, बर्तन धोना पड़ जाए, हमको कोई मैडम काम बता दो, हमको अब बॉम्बे रहना है, लौटना नहीं है बस। अब काम का लिए जो कहोगे काम वो करेंगे। हम वो नहीं जाए बने हम हीरो ही बनेंगे, डायरेक्टर ही बनेंगे, गीतकार ही बनेंगे, उस हमारा कोई सपना नहीं। हम बॉम्बे में रहेंगे, ये मेरा सपना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो महिला बहुत प्रभावित हुआ। कहा जरे जीवन में हम पहली बार ऐसा आदमी देख रहे हैं, तुम्हारे जैसा विचार का आदमी बहुत कम देखा। पढ़ा कितना तुम? हम के एमए अभी किए हैं हिंदी से। कहा जो हिंदी से और एमए? तुमको पता है यहाँ जितना हीरो हीरोइन है सब अनपढ़ रहता है जनरली। जी जी। और तुम इतने पढ़े लिखे हो तो तुमको काम की कमी होगी हैं? तुम मिलते जुलते रहना। हम के ठीक है, बड़ा ताकत मिला। हम माने उस दिन हमको लग गया, जब हमको कहीं ढूंढने की जरूरत, ये हमको माँ मिल गई, है ना। जैसे कर्पूरी जी हमारे पिताजी की तरह थे। जब कर्पूरी ठाकुर से हमको भेंट हुई तो हमको लगा कि हमारा पिता मिल गया। एगो पिता चला गया, मर गया, और एगो पिताजी मिल गए, अब हमको जैसे ज़िंदगी संभाल देंगे। उसी प्रकार से वो महिला को देखा मैंने तो हमको समझ में आ गया कि मेरी माँ है। अब तो मेरा यहाँ हीरो बनना चाहे डायरेक्टर बनना, सब सपना मेरा पूरा होगा, कोई रोक नहीं सकता है। 2-4 दिन जाने के बाद में हमको एक बोलती हैं, मैडम जे हड़िया के बारे में कुछ जानते हो? हम हड़िया, हाँ जी जी। हम ये कौन हड़िया मैडम? हाँ मैडम नहीं, सॉरी माँ, मैडम बोले तो बिगड़ गई हो। कहे हम तुमको तो बेटा मान रहे हैं। हमको तो लगता है कि अल्लाह ने हमको एक बेटा भेजा है। उनको बेटा नहीं था, एक बेटी थी। और तुम हमको मैडम कह रहा है। हम क्या जानने के जब मैडम माने क्या होता है, तो उस दिन से हम आंटी उनको कहने लगे। तो उन्होंने कहा जे हड़िया को जानते हो? हम कहे नहीं मैडम। अरे संजीव कुमार हीरो। हम क्या संजीव कुमार को तो मिले हैं, देखे हैं, फिल्म भी देखे हैं उसका। तो कहे जानते हो वो मेरे यहाँ दूध पहुँचाता था। अच्छा। सरल साइकिल रखे हुए था, और साइकिल से आता था दूध देने के लिए, और ऐसे ना एक्टिंग करके बोलता था, अभी ताजा ताजा दूध लाए हैं आंटी, और ये ऐसा गाय का दूध है, मलाई है, दूध नहीं है। तो एक दिन हम दोनों व्यक्ति बड़ा हंसे, और साहब बोले जे रे हड़िया तुम नाटक उटक भी करते हो क्या? हाँ अंकल नाटक तो करते ही हैं, यही संडे को मेरा नाटक है, आइए ना जरा देखने के लिए। और उस टाइम में हमको भतीजी को हीरोइन बनाना था। उनकी भतीजी का नाम है, अभी तक मैं भूल रहा हूँ उनका, खैर महिला का नाम हुस्न बानो था। हुस्न बानो हीरोइन थी अपने ज़माने की बहुत बड़ी, जैसे हेमा मालिनी का नाम था वैसे उनका नाम था। और क्या बोलते हैं जो उनके पति का नाम एसपी रानी था। एसपी रानी बहुत लोगों को चांस दिया था। हाँ, महमूद आर को पहली फिल्म में वही दिए थे। राज कपूर का भाई जो है मंझला, शम्मी कपूर, उसको भी लाए थे। उषा खन्ना को पहली बार रखे दिए थे। माने वो छोटी बजट की फिल्म बनाते थे, इसलिए छोटी बजट में कोई रिस्क होता नहीं था। बना दिया, चल गया तो चल गया, बिल्कुल, है ना। तो बहुत अच्छे परिवार के थे। तो बताया जो हड़िया मेरे यहाँ जैसे दूध बेचता था। हमको बोला कि नाजिमा,
उनकी भतीजी का नाम था नाजिमा, हीरोइन थी। तो नाजिमा को हीरोइन बनाना था, हुस्न बानो को, तो वो एक हीरो की तलाश में थी। तो जब संजीव कुमार को एक्टिंग मैंने करते हुए देखी तो कहे, तुम नाटक उटक करते हो क्या? तो संजीव कुमार जी, हाँ नाटक करता हूँ, अगला संडे को तो मेरा नाटक है, ये देखिए। तो हम और साहब गए नाटक देखने, हम लोग को पसंद आ गया। नाटक खत्म हो गया, मैंने बोला जी क्या हड़िया, तो हीरो बनेगा? तो कहा जी इसी के लिए तो इतना नाटक करते हैं और किस लिए हम करते हैं। तो रात में ही उसको हम बुला के ले आए जी, चलो। और हम कहे जी देखो 15 दिन का हम ट्रेनिंग देंगे तुमको और 20वां दिन से शूटिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन रात भर मेरे यहाँ रहा। आज सुबह में कहा नहीं, आज रक्षाबंधन है, हम बहन से राखी बनवाएंगे, आप हीरो बनाइए चाहे जीरो बनाइए, लेकिन हम बहन के यहाँ जाएंगे राखी बनवाने। कितनों मनाते रहे लेकिन भाग गया। लेकिन आया 2 दिन के बाद, उसको ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग दिलाए, और नाजिमा के साथ पहली फिल्म, नाजिमा का भी पहली फिल्म और संजीव कुमार का फिल्म भी बना। और हमको बोले जो नागेंद्र, जब दूध वाला को मैं कुछ बना सकती हूँ तो तुमको कैसे नहीं बना सकता हूँ, तुम तो मेरा बेटा है। मेरा तो बहुत विश्वास हो गया जी, भाई तो बहुत बड़ी अच्छी बात बता रही है, इतना मान रही है, सचमुच में मेरा दिल ये हो गया। फिर दूसरे दिन के वाकया मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आश्चर्य होगा सुन के। हमको कहे कि जो देखो तुम राजेश के यहाँ चले जाना और उसको कहना जी आंटी खाना पर बुलाए। और उस दिन तक हम ये नहीं जानते थे जी बहुत बड़े हीरोइन है। इतना तो हमको समझ में आया था जी हीरोइन नहीं होंगी, लेकिन इतना बड़ी हीरोइन का हमको उतना नहीं आइडिया था। तो बोले जी राजेश को तुम मेरे यहाँ कहना जो संडे को आंटी बुलाई है खाना पर। हम कहे जी आंटी, जी आंटी। 2-4 दिन के बाद हम सोचे जे कौन राजेश के बारे में बोली, हमको तो दिमाग में नहीं आ रहा है। चूँकि कमाल मुड़ी के यहाँ रजिया सुल्तान की शूटिंग चल रही थी, तो उसमें भी कोई राजेश हो सकता है। एक राजेश खन्ना है, तो इतना बड़ा आदमी को तो नहीं बुला सकती है। कहाँ राजेश खन्ना और कहाँ ये खाना पर बुलाएंगे, वो आएगा खाने के लिए। ये असमंजस में 2 दिन तक में 3 दिन बीत गया मेरा। फिर हम देखे बाप रे संडे आ रहा है तो गुस्सा जाएंगी। तो दौड़ल गए पूछ रहे हम कि आंटी वो बात बताइए ना, हम तो दिमाग से उतर गया, आप बोले थे जी राजेश को कह देना खाने के लिए, कौन राजेश? तो कहे हे भगवान, तुम फिल्म लाइन में काम करते हो, राजेश को नहीं जानते हो? अरे राजेश खन्ना। अब कि वो आएगा आपके यहाँ खाना खाने के लिए? तो कहा जी अरे तुम हमको पहचान में नहीं करते हो जी। जब संजीव कुमार को हीरो हम बना सकते हैं तो हमको किससे संबंध नहीं है, सो बताओ। राजेश खन्ना को खाली जाके तुम बोलना मेरा नाम और खाने का आएगा संडे को, अब तुम्हारे लिए बुला रहे हैं उसको। हम कहे ठीक है। फिर हम कहे आंटी वो बात जानती हैं? तो कहा जी क्या? हम कि 2-3 दिन पहले का पेपर पढ़ी हैं आप? तो नहीं, पेपर तो नहीं पढ़े हैं। हम कि राजेश खन्ना को पति पत्नी में झगड़ा हुआ है और पत्नी उसका एक उंगली काट लिया है, तो इसलिए इस दुख घड़ी में हम उससे मिलने जाएंगे, अच्छा लगेगा? कहे जी रे यही तो गोल्डन चांस है, यही तो अवसर है, इसी को तो अवसर कहते हैं। जब आदमी अपनों से हारता है तो गैर को बढ़ाता है। देखिए कितना बड़ा फिलोसफी उन्होंने बताया। पत्नी काटी है तो दुख में होगा, तभी तो तुमको मदद करेगा, इसलिए अभी तुरंत जाओ मिलो जाके। हम क्या आप कहती हैं तो जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो हम 10 बार गए हैं, वो मिलने ही नहीं देता है। तो कहे तुम मेरा नाम कहना ना जाके। खैर मैं गया वहाँ राजेश खन्ना जी के घर पे, मैंने बताया जी भाई हमको मिलना है। तो बोला जी कौन भेजा आपको? हम कि हुस्न बानो। तो कहा जी मोहन स्टूडियो में उनका चल रहा है शूटिंग, आप चल जाइए वहाँ। हम चलो, इतना बात तो ही बोला। मोहन स्टूडियो चले गए। डर लगता था वो टाइम स्टूडियो में घुसने नहीं देता था, अब अभी का तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन गेट पर जैसे ही रोका था हमने कहा जे राजेश खन्ना साहब से मिलना है और हम हुस्न बानो हमको भेजिए। बेचारा गेट पर रखा, ठीक है जाइए। वहाँ पर राजेश खन्ना जी की शूटिंग चल रही थी। थोड़ा देर शूटिंग देखे, शूटिंग देखने के बाद में हम देखे कि जे आकर के रिलैक्स होकर बैठ गए। तो हम जाके उनको पैर छू के प्रणाम किए। कहते बोलो क्या बात है? हम कि सर हुस्न बानो भेजिए। तो अच्छा हुस्न बानो कैसे हैं, क्या हैं, वो पूरा पूछने लगे। अब इतना बात पूछने लगी जब ताकि हम जानते भी नहीं थे। हमको क्या हुस्न बानो से तो नया नया जान पहचान हुआ था। अब बहुत सारी बात बोलने लगे, उसमें हाँ में हाँ अपना मिलाते।
अंत में हमको इतना समझ में आया, जो कहे जो उनकी बेटी क्या कर रही है। हम कि वो तो अमेरिका में है, इतना जानते थे। उनकी एक बेटी है, अमेरिका में है। हम कि तो अमेरिका में है सर। तब बोलो काम क्या है। हम कि आंटी बुलाई हैं खाना पर संडे को। तो वो तो हम आएंगे, लेकिन तुमको काम क्या है सो बताओ। तो हम समझ गए जी, तो मैंने पकड़ लिए। तो हम कहे जी सर, हम कमाल अमरोही के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं और फिल्म लाइन में छोटा मोटा भी काम हम आपके माध्यम से मिल जाता तो करते हैं। तो कहे हाँ जरूर मिलेगा। वो प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाए, कहे जी इसका नाम एड्रेस लिख लो, और बोले सौतन फिल्म की शूटिंग मॉरिशस में अगले महीने हम जा रहे हैं, से तुमको इसमें उसको करवा देना। तो उसको बोले। फिर हम उनको बोले जो कब आइएगा खाने के लिए। तो जाओ ना, हम बात कर लेंगे। समझे कि नहीं। चले आए। तो इस ढंग का जैसे हमको सफलता मिलने लगी। फिर वो जैसे हमको पहली फिल्म में जो छोटा सा रोल मिला, वो भी आपको बता देता हूँ। एक दिन हमको बोली जो तुम एसएल स्टूडियो चल जाओ। अब एसएल स्टूडियो तो हम जानते नहीं थे, कितना दूरी पर है, कहाँ है, क्या है। हम कहे ठीक है। तो कहे जे वहाँ जाओ और एसपी रानी से मिलना। हम ये किससे मिलना होगा। तो एसपी रानी से। हम गेट पर रोकेगा नहीं ना। तो नहीं, नाम बताओगे तो नहीं रोकेगा। तो गए, जाने में लगा 2 घंटा। मैंने कहने का मतलब जो बम्बई से बहुत दूर एसएल स्टूडियो था। हैं वहाँ गए तो गेट पर हमको रोका। हम बोले भाई एसपी रानी से हमको मिलना है। तो कहा जाइए। गए तो पूछे भाई एसपी रानी कौन है। तो एक आदमी बताया जी देखो बुढ़ा है। आप जो हमको बोले ना जी आपको जोश क्यों है। अब बताइए वो 100 साल का बुढ़ा था। 100 साल 100 लगभग, मतलब 90 का रहा होगा, 95 का रहा होगा, इससे कम नहीं रहा होगा। और उसको देखते थे जी गजब का उसको उत्साह है, गजब से काम कर रहा है ना। तो गए हम उसको प्रणाम किए, तो बैठा लिया। कहा बैठो ना। पहले बोला कि जे हाँ बोलो। हम कि हुस्न बानो हमको भेजी हैं। कहा बैठो 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 बैठो। मैंने इतना ही जैसे बैठा है जिसका जवाब नहीं है। तो हम देखे जी देवता पर आदमी सब कैसे बैठेंगे, लेकिन वो जबरदस्ती बैठा। बैठो 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 बैठो। हम बैठ गए। हम कहे आदमी तो बड़ा बढ़िया लगता है ये जी हैं। तो कहा जी काम क्या है, काम क्या है बोलो। तो हम कहे जी सर फिल्म इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, छोटा मोटा रोल उनके लिए मैडम बोली हैं जाके साहब से मिलो। तो कहे ठीक है ठीक है। इतने में हम दोनों बात कर रहे थे, संजीव कुमार आके यहाँ पर बैठ गए, हीरो। अच्छा। अब तो जो आके जब बैठे तो हमको बड़ा ये लगा। मैंने आप सोच सकते हैं थोड़ा सा हैं। एसपी रानी को तो हम नहीं जान रहे थे कितना बड़ा आदमी है, लेकिन इनको तो जान रहे थे। हाँ तो बुझाया जब मेरा प्राण घुट जाएगा, इतना बड़ा आदमी के भीड़ में कैसे हम बैठेंगे। और इतने में प्राण साहब आके इधर बैठ गए। और इतने में जीवन आ गए, बैठ गए। अजीब दुनिया थी। और इतने में जैसे सबके पत्तल में खाना आ गया, मेरा भी आ गया। जब खाना आया तो आप सोच सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ हम बैठ के खा लेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। हम कहे जो सर हम उधर जा रहे हैं। तो वो लोग भी बूझ गया जिसको संकोच होता है खाने में। तो कहा ठीक है, जाओ पतलवा उठाए लेकर चले गए उधर। खाए उसके बाद जैसे पूरा शूटिंग वूटिंग देखे। 11 बजे रात में पैकअप हुआ। तो वो एसपी रानी पूछता है जे तुम कैसे जाओगे, कहाँ रहते हो। तो हम बताए जे हम रहते हैं पेडर रोड में हम रहते थे। तो कहा जी पेडर रोड में रहते हो तो यहाँ से तो कोई बस नहीं मिलेगा 11 बजे, 9 बजे के बाद यहाँ से बस चलती नहीं, कैसे जाओगे। हम सर हमको तो मालूम नहीं था। फिर बेचारा बोला जी ठीक है कोई बात नहीं, हम तुमको गाड़ी से ले चलते हैं और हमको पहले ड्राइवर पहुँचा देगा, उसका तुमको ड्राइवर पर छोड़वा देंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी सर। छोड़वा दिया, समझे ना। सुबह में जाके हुस्न बानो को हम बोले जी आंटी वो बुढ़ा तो बड़ा काम का है, हमको ऐसे माना वैसे माना वैसे माना, और 10 रुपया हमको दे रहे थे वो हैं। वही बोली आंटी बोली तुमको 10 रुपया दे रहा था बुढ़ा। हम कहे जी तुम नहीं लिया। हम कहे नहीं, क्यों नहीं लिया। हम कहे आंटी आप ही बताइए, खाना भी फर्स्ट क्लास खिलाए, संजीव कुमार के बगल में बैठने का भी हमको अवसर मिला, प्राण जी को भी अवसर मिला देखने का, शूटिंग भी देखे, अपना गाड़ी से हमको लाए भैया, 10 रुपया किस बात का हम लेते। हम एक गिलास पानी भी उनको पिलाए रहते, क्योंकि मेरा सिद्धांत है हम काम करेंगे तभी हम पैसा लेंगे, तो हम फिर पैसा कैसे लेते। तो अरे चर्चा तुम्हारे बिना मैंने चल गया है जी कितना ईमानदार लड़का है, से बताओ 10 रुपया दे रहे थे तो नहीं लिया। हम कहीं बुढ़ा ऐसे है वैसे, कहा तुम बुढ़ा कहते हो उसको, तुमको पता है कौन है। हम कहीं नहीं, अरे मेरा पति है वो भाई।
हम कहते आप पहले से बताती ना आंटी है। तो हम कहते उनको देखते नहीं है। तो कह रहे बॉम्बे का लाइफ नहीं जानते हो, फिल्म लाइन है, जब तक माने कभी आता है कभी नहीं आता है, छोड़ो इस सब बात को। तो इस ढंग का हमको काम मिलना शुरू हो गया। ठीक है, एक दिन की और कहे मैं वाकया बता देता हूँ, बम्बई की चर्चा कर रहे हैं तो। आपकी कहानी इतनी दिलचस्प लग रही है कि मैं आपसे तो सवाल ही नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, एक तो खाली बता दो, उसका करिएगा। जी जी। फिर हमको बोली जे बाबू भाई मिस्त्री से जाके मिलो। हम क्यों कहाँ मिलेंगे? तो बसंत स्टूडियो, जितनी धार्मिक फिल्में बनती हैं वो बसंत स्टूडियो में बनती थी। अच्छा। शीतला माता उता भी सब वहीं बनी है। तो वो कहें कि जाओ बाबू भाई मिस्त्री से मिलो, मेरा नाम कहना। अब तो मेरा धक खुल गया था, कहीं भी चले जाते थे हैं। तो हम चले गए, वहाँ गए तो बाबू भाई मिस्त्री से मिले। तो बाबू भाई मिस्त्री को गला में ऐसे था, वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे लगा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम होता है तो ना लगाता है। अच्छा, सर्वाइकल का। सर्वाइकल, हाँ। अब वो ठीक से बोल नहीं पाते थे। तो पीओ को बोले जी क्या क्या बात है इस लड़का को? तो वो बताया जे एसपी ईरानी मुसलमानों के यहाँ से लड़का आया है और छोटा मोटा काम मांगता है। तो फट से कहे जे शत्रुघ्न का काम बचा हुआ है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं, से इसको जो है से दे दो। तुरंत जो है से ले गया हमको और वो अपना आवाज़ वाज चेक किया और मैंने अथी कपड़ा उपड़ा पहना दिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं। तो हमको भरत बनाया, तीसरा भाई हैं। और उसमें जो थे भोजपुरी के टॉप हीरो थे, क्या ना क्या नाम है उनका, हम भूल रहे हैं अभी हैं। वो बेचारे पटना में भी, गांधी मैदान में भी आए हुए थे, नाम दिमाग से उतरा। उस टाइम के टॉप हीरो थे वो, अमिताभ बच्चन फेल था उनके वीर में, पद्मा खन्ना और उनका जोड़ी था, है ना। तो वो थे राम, एक लक्ष्मण था, एक शत्रुघ्न था, हम भरत थे। कपड़ा उपड़ा पहन लिए, जब शूटिंग वूटिंग हुआ तो कहा जी मैच नहीं कर रहा है, इसको शत्रुघ्न बनाओ। तो फिर मेरा कपड़ा उपड़ा चेंज करके हमको शत्रुघ्न बनाया गया। और उसी में कुछ ऐसा, माने जो पहला दिन का कहानी बता रहे हैं, जो एक रोल हमको उसमें दिया गया जो हनुमान से मेरी वार्ता होती है। महाबली हनुमान फिल्म का नाम है और उसमें हमारा संवाद हनुमान से होता है। हनुमान जी कहते हैं जो तुम कौन हो, और हम पूछते हैं जो तुम कौन हो। तो हनुमान जी कहते हैं जो मैं राम भक्त हूँ। फिर मैं अपना परिचय बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है से दोनों का हमारा और उनका झगड़ा होता है। झगड़ा होता तो मैं ऐसे करके तीर चला देता हूँ उन पर, ठीक है। और वो गदा मार देते हैं हमको। जब गदा मारते हैं ना तो वो तीर जो है से उन पर जो चलाए ना, तो तिरवा मुड़ करके हमारे पेट में लग गया और पूरे आकाश में हम चक्कर काट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बाप 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 चिल्ला रहे हैं। तो ये शॉट पहला दिन हुआ। अब सोच सकते हैं जो हम कुछ जानते नहीं थे, कुछ समझते नहीं थे हैं, 2 महीना में ही लगभग ये काम मिल जाना। और उससे भी बड़ी खुशी की बात हुई जो मेहनताना के रूप में 500 रुपये हमको मिला एक दिन का। और उस टाइम में मेरा 2 रुपये में मस्ती से काम चल जाता था। 2 रुपये में महीने से ज्यादा का काम हो गया, 4-5 महीने का काम। 4-5 महीना का काम बुझे तो हो गया कि खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा, आप सोच सकते हैं। 500 रुपया मैंने लिया। हमको बोला गया जी कितना पैसा चाहिए, हमको कुछ आइडिया नहीं है। उसके पीए को बताया, हमको कोई आइडिया ना हो भाई, हमको जो देना है से दिया, हमको थोड़ा दे, 5 रुपया देगा तो बहुत दे दिया, काम मिलेगा कम है, हम तो अमर हो गए हनुमान के साथ झगड़ा करके हैं। और फिर शत्रुघ्न भी बने हैं, घर घर में पूजा होगा मेरा, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न। अब इससे बड़ा पुरस्कार क्या मिलेगा। वो 500 रुपया लिया, उनको हुस्मानो जी को मैंने उस सामान वामान खूब खिलाया पिलाया, जो भाई माँ मेरा बना रहे जो हमको ये होगा। फिर इसी प्रकार से ऐसा संजोग हुआ जब हम नंदा हीरोइन के यहाँ पहुँच गया। जो अपने ज़माने की टॉप हीरोइन थी, आप जानते ही हैं। हुआ ऐसा जो मिथिलेश सिन्हा वहाँ पत्रकार हैं, मुजफ्फरपुर के हैं, मुंबई में। तो मिथिलेश सिन्हा को रामविलास पासवान जी चिट्ठी दिए थे, जय मिथिलेश मेरा एक जा रहा है आदमी, उनको आप मदद कीजिए। हमको भी बोले जी नागेंद्र जी, हम जी सर, तो मिथिलेश सिन्हा से मिल लीजिएगा। तो रामविलास पासवान का पड़वी हो, आप मिथिलेश सिन्हा हमको न मदद करी तो हो नहीं सकता है। तो हम मिलना जुलना शुरू कर दिए मिथिलेश सिन्हा से। वही हमको बताया जो सुनो नंदा हीरोइन को जानते हो, हम कि खूब जानते हैं सर, तो उसका भाई एक फिल्म बना रहा है, तो तुम चाहो मिल लो जाके हम मिले। उन्होंने अपना बायोडाटा और मेरा पूछने के बाद में कहा हमको असिस्टेंट का ज़रूरी है, मेरा असिस्टेंट रहोगे, तुम हिंदी
से MA कर रहे हो या किए हो तो इसका मतलब हिंदी तुम्हारा अच्छा है। और वो मराठी जानते थे, इंग्लिश जानते थे, हिंदी हमको लगता है जो उन लोगों को कुछ कमज़ोर ही था। हम कहते मेरा सौभाग्य होगा जब मैं आपका असिस्टेंट हूँगा। हैं, फिर नंदा जी से पर्चा कराए। पहला दिन जो नंदा जी से पर्चा कराए, मैंने अब सोचिए क्या लगा होगा हमको। हैं, ऐसे ही हम बैठे हुए हैं और उधर से नंदा जी आते हैं, दीदी ही इज माई असिस्टेंट। समझे कि नहीं? मैंने एकदम हमको लगता था साला सपना देख रहे हैं कि हकीकत देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। समझे कि नहीं? नंदा जी बहुत अच्छा से बात की, नंदा जी की माँ बहुत अच्छा से बात की और उस दिन हम असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन कर लिए हैं। उस फिल्म का नाम था फिर आई बरसात। और उसमें थे अशोक कुमार की बड़ी बेटी भारती की बेटी अनुराधा, है ना, अनुराधा पटेल उसमें हीरोइन थी। और दिलीप धवन का भाई, क्या नाम है, अनिल धवन का भाई दिलीप धवन था उसमें हीरो। और मैं उसमें मैं था, ये क्या बोलते हैं, असिस्टेंट था। मेरा बड़ा सौभाग्य लगा जो भाई तो बहुत बड़ी चीज़ हमको मिल रही है। अब अशोक दादा मुनि को हम डायरेक्ट करेंगे, असिस्टेंट का मतलब क्या हुआ ही ना हुआ भाई, उनके संगत में रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। सईद जाफरी का उस टाइम बहुत नाम था, इंग्लिश प्ले राइट माने थे वो, पेंटल ये सब थे उसमें। बड़ा खुश हुए, अपना जैसे काम मिला। उसके बाद शूटिंग भी हम किए और मोटा मोटी हमको 4000 उस टाइम में हमको मिलता था सैलरी, जो बहुत था कि वही तो बता रहे हैं जी कितना था सो। तो हम सपना देख रहे थे जब 12 महीना का पैसा उठाएंगे जमा करके, अब 12 कट्ठा ज़मीन यहाँ लेंगे। 4000 रुपये कट्ठा पटना में ज़मीन था, मेरा दोस्त सब लिए हुए था। तो पूछते रहते थे तो कहते 3-4 हज़ार रुपये कट्ठा हाउ। तो हम सोचते थे एक 12 महीना का पैसा जमा करके और लाएंगे और यहाँ 12 कट्ठा ज़मीन खरीदेंगे। चूँकि बाकी तो खाने पीने में हमारा खर्चा होता नहीं था, शूटिंग में तो खाना पीना सब फ्री रहता है। लगभग 6 महीना हम काम किया बड़ा अच्छा से, पूना में, बंगलोर में, सब जगह जहाँ जहाँ शूटिंग होती थी जाते थे, करते थे। अब जो मेरे गांव का जो बड़ा आदमी था, एक्चुअल स्टोरी अब शुरू होती है। वो लोग को तो हम बहुत ख़राब लगते थे, लालू जी जैसे सबको ख़राब लगते हैं। तो मेरे गांव का जो बड़ा आदमी होगा वो तो गरीब को शोषण करने वाला होगा। तो इस बीच आपका गांव आना जाना लगा था? नहीं, बिल्कुल, हम तो एकदम सपना में सोचे कभी जाएंगे ही नहीं। अब तो मेरा जन्म हुआ बम्बई में, अब इतना बड़ा चीज़ दूसरे गाँव में कोई जाना चाहेगा? अच्छा, तो गांव के लोगों को जलन क्यों होने लगी? जलन इसलिए हुई जी छोटा परिवार से आगे कैसे बढ़ गया, हम लोग के से आगे हो रहा है। नहीं तो उनको पता कैसे चल रहा था? पता का ये संजोग है, पता का भी गजब आप बोल रहे तब बता देता हूँ। संजोग से वो आदमी वहाँ पहुँचा हुआ था मेरे गांव का। अब महालक्ष्मी मंदिर में वो दर्शन करने गया। अब महालक्ष्मी मंदिर से मैं निकल रहा था, वो आदमी पर नज़र पड़ गया हमको। जब नज़र पड़ गया तो हम पैर छू के उसका प्रणाम किए, जबकि कभी पैर छू के प्रणाम नहीं करते थे। समझ रहे हैं ना? तो वो बड़ा आश्चर्य किया, कहा जी तुम कैसे यहाँ आ गया? अब आवेश में हम और उसको बता दिए थे ना जो हम असली हीरो हो गए हैं राजस्थान के टक्कर का। समझ गए ना? अब उसका चेहरा बाद में पकड़े तो हमको लगा जी बाप रे क्या हम बोल दिए। और वही आदमी आके यहाँ षड्यंत्र किया, गांव में केस मुकदमे में फंसा दिया। समझे ना? वह 4-5 महीना मेन काम किए, उसके बाद में भाई जैसे उसने भाई हीरो विलेन का काम किया हैं। भाई को यही समझाया कि आपका भाई प्रधानमंत्री बन जाएगा तो आप हो जाइएगा। रहरी के दाल और गुतिया जितना गलता है उतना अच्छा होता है। आप बड़े भाई हैं, आपसे छोटे रहेगा वो, तभी भाईचारे निभेगा। इसलिए उसको फंसाइए। अच्छा, तो बड़ा भाई फंसा दिया? बड़ा भाई सहयोग से केस मुकदमे में फंसा दिए। अब मैं स्पॉइल्ड हो गया, ख़त्म हो गया। गांव में आया केस में तो मैं भाई को कितना समझाया कि भाई ये ज़मीन जथा का झगड़ा से हमको क्या लेना देना है, हम 4000 का महीना वहाँ बॉम्बे में कहते हैं, है ना? तो हम अब गांव के लिए हम क्यों सोचिए, रास्ता के लिए हम क्यों सोचिए, ये आप सोचिए। तो वहाँ तो प्लान था, हम तो जानते नहीं थे। भाई बोला कि तो ये दखल कर लेता हूँ, वो दखल कर लेता हूँ, वो ज़मीन दखल कर लेता हूँ। हमको भैया कुछ कर ले, हमको छोड़िए जान, हमको अब ज़मीन का ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए जो आदमी को 4000 तनख्वाह मिल रहा है और वहाँ सबको देख चुके थे। रामविलास पासवान का घर हम देख चुके थे जो कैसे गरीब परिवार के आए, कर्पूरी जी का घर देख चुके थे। तो हमको लगा जो हम उसी टक्कर में जा रहे हैं, तो अब इसलिए हमको घर की क्या जरूरी है।
तब भाई एक बात बोला जो मेरा जिंदगी को ख़त्म कर दिया, और वो बात ये था कि ठीक है तुम जाओ बम्बे, लेकिन अब मेरा मर्डर जरूर हो जाएगा। मुझे सोच में आ गया कि अगर मर्डर भाई का हो गया तो पिताजी तो है नहीं, अब भाई का भी मर्डर होगा तो पूरे परिवार का बोझ तो हमें को उठाना पड़ेगा ना। चलो 10 दिन 5 दिन मिल करके समस्या का समाधान कर देते हैं और तब बम्बे जाएंगे। काहे को भाई, वो तो प्लान बना के समस्या पैदा किया गया था, हैं वो केस कास करते करते 3-4 साल बीत गया। 3-4 साल बीत गया। हम सारा चीज़ भूल गए जो कहाँ हम थे। हमको लगा जो सपना था जो हम दिल्ली गए थे, वो सपना था जो हम बम्बई गए थे, वो सपना था जो हम काम किए थे। हकीकत मेरा यही है, दुनिया यही गांव है, और हम अपना रस बस गए, कमाने खटाने लगे, पूरा भूल भाल गए जो कहीं कुछ नहीं था। चूँकि बच्चे मेरे सियान हो रहे थे, 3 मेरे बच्चे हैं। शादी हो गई थी आपकी? शादी हो गई थी। अच्छा, तो फैमिली लोग यहीं रहते थे आपके? ना, बम्बे रखे हुए थे हम, परिवार को एक दिन भी कहीं छोड़े नहीं। अच्छा। हाँ, शादी हुई तो परिवार को फिर ले आए साथ में? हाँ, तो लाना ही था, उनको अकेले कैसे छोड़ते, छोटा छोटा बच्चा था, बच्ची थी। अच्छा अच्छा। तो जब 4-5 साल यहाँ केस लड़े तो हम सोच लिए जो वो सपना था, कोई सपना दिखा दिया, ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब मैं बम्बई जाऊँगा तो मुझे संघर्ष करना पड़ेगा 2 साल 3 साल, और 3-4 साल में मेरा बच्चा सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे नसीब में नहीं था कुछ ऐसा, जबकि मैं नसीब को मानता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये पाखंडियों का जो है से वो रूट है बेवकूफ़ बनाने तो का। इस दौरान जो है आपकी पत्नी नहीं बोली कि चलिए मुंबई? और वो गांव की सीधी सादी महिला है, वो तो खुद चाहती है जो गांव में रहे। आप सोचिए, महिला कोई चाहेगा जो मेरा पति बहुत बड़ा आदमी बन जाए। चूँकि बिगाड़ने वाला बहुत होता है। मेरी पत्नी जब शादी हुई ना, तो मेरे गांव के लोग या जो मेरे शुभचिंतक थे, जीवन बनाने वाले, वो मेरी पत्नी को इतना ही बताए जो देखिए एगो पगलवा कवि जी था जानकीलाल शास्त्री, जो कि 100 कुत्ता को पोसता था, आदमी को एगो चारा नहीं देता था, चाय नहीं पिलाता था, उसके साथ ही रहा है। आधा पागल तो पहले हो चुका है। और दूसरा पगलवा रामविलास पासवान, जब जब MP बनता है तो वो ब्याह कर लेता है। इसलिए इसको समेट के रखिए, ना तो ये दूसरा शादी तीसरा शादी करेगा। अब सोचिए, जो पत्नी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, सो जिया है, वो कितना हमको टॉर्चर की होगी, कितना प्लान बनाए होगी जिनको बांध के हम रखे। खैर, हम जैसे वहाँ पर जम गए, गांव में एकदम भूल गए, कुछ भी हमसे हो नहीं सकता, ऐसा सोच के ख़त्म हो गए। तो आपने एक बनी बनाई जिंदगी को, कैरियर को ख़त्म कर दिया? ख़त्म कर लिया। तो आपको ये पता कैसे चला कि ये साजिश थी? कब पता चला? क्या आपको कब पता चला कि भाई और गांव वाले ने मिलकर साजिश रची थी? उस टाइम में तो नहीं पता चला। उस टाइम में तो हमको लगा ये नेचुरल है, बाद में पता चला। बाद में पता चल ही जाता है ना, जब वो गांव में तो एक प्रॉब्लम ही है, ये सब फोड़ देता है बतवा। तो सारे के सारे लोग बोलने लगे जब हमने तो प्लान रहा हो जो तोरा यहाँ ल लियो, ये सौभाग्य है। हम एक माँ बोले जब मेरा, तो हम बोले उन लोगों को जो भाई ये तो मेरा दुर्भाग्य है जो आपका फ़ोटो खींच रहे हैं। आज हम राजेश खन्ना का फ़ोटो खींचते, धर्मेंद्र का फ़ोटो खींचते, हेमामालिनी का फ़ोटो खींचते, अगर फोटोग्राफर भी होते तो। लेकिन अब दुर्भाग्य है जो आपका फ़ोटो खींचना पड़ता है। तो आदमी कहा जो तुम्हारा ना दुर्भाग्य है, हमारे लिए तो सौभाग्य है जो मुंबई के आदमी होकर मेरा फ़ोटो खींच रहे हो, है ना। तो 6-7 साल हम बर्बाद हो गए। अब उसमें देखिए कितनी बड़ी चीज़ है जो एक, इस दौरान 6 साल जब आप बेरोजगार रहे जी, क्या कर रहे थे? गांव में क्या कर रहे थे? गांव में एगो काम तो मैंने शुरू से किया, बच्चों को पढ़ाना छोड़ा नहीं कभी। गरीब सबके बच्चों को ऐसे ही अपना पढ़ाते रहते थे। पूरा स्कूल खोल दिया अपना घर पर, पैसा नहीं लेते थे, सबको पढ़ाते थे। एक काम तो मेरा होता था, खेती बाड़ी करते थे, रोटी वोटी करते थे, अपना खाते थे। और कैसू करके फोटोग्राफी चूँकि बम्बई में सिखाया गया था, सीखे थे, इसलिए यहाँ फोटोग्राफी शुरू कर दिया। लेकिन गांव का फोटोग्राफी तो साधारण होता है। तो ज़िंदगी का मोड़ एक ऐसा आया जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, हर आदमी को सोचना चाहिए। लोग कहता है जब ब्राह्मण बड़ा खराब आदमी होता है, ब्राह्मण से एलर्जी सबको होता है जनरली। लेकिन मेरा सोच है जो ब्राह्मण में भी 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अच्छे लोग होते हैं। मानवता होती है, मानवता होती है सबसे बड़ी चीज़। तो हमारे गांव के एक थे ब्राह्मण, है ना, उनका नाम था भास्कर जी। तो भास्कर जी एक दिन हमको मिले तो बोले जी नागेंद्र तुम क्या कर रहे हो? हम कि किसानी का काम कर रहे हैं।
तो अरे बेटा तुम इतना पढ़ा लिखा, कभी सोचा नहीं ये क्या करना चाहिए? कोई काम करते उसका रिजल्ट तो सोचा करो। हमको अब कुछ सोचने का समय नहीं है, सारा चीज खत्म हो गया। कहा जी नहीं खत्म हुआ है, अभी शुरू हुआ है। मैंने पॉजिटिव उन्होंने बताया। कहा जी देखो गांव में रहोगे तो 2 कट्ठा जमीन खरीद लोगे, हो सकता है, लेकिन तुम्हारा 3 गो जो बच्चा है क्रिमिनल हो जाएगा सारा। गांव में कोई अच्छा आदमी रहता है? तो हम कहे तो हम क्या करें? तो कहे जो कोई शहर पकड़ लो, मुजफ्फरपुर जाओ, दरभंगा जाओ, पटना जाओ, कहीं शहर पकड़ लो। हमको वहाँ जाके क्या करेंगे? तो ट्यूशन पढ़ाओगे। हम कि ट्यूशन कैसे पढ़ाएंगे, सब भूल भाल गए। तो कहे जी नहीं तुम मेरे गांव का टॉपर हो, तुम मेरे गांव का टॉपर हो और तुम झंडा फहरा दोगे, तुम जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकल जाओ। 2-4 दिन हम सोचते रहे ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि उल्टा बोल रहा है। चूँकि मेरा भाई से दुश्मनी चलता है, ये पंडित जी को कुछ पैसा दे दिया होगा, भाई जी भगाइए इसको, ये भी शंका हो रही थी। लेकिन 2-4 दिन के बाद हमको लगा कि नहीं पंडित जी तो ये ठीक कह रहा है, गांव में बड़ा दम घुट रहा है, बाहर जाएंगे तो कुछ तो यहाँ से अच्छी जिंदगी हमारी होगी। और इसी बीच में रामविलास पासवान मंत्री बन गए पहली बार। तो जब मंत्री बन गए तो हमको तो पूरा ताकत हो गया, अब तो रामविलास पासवान जी हमको जैसे मदद करेंगे ही करेंगे। हमने बुढ़िया वस्त्र माना, चल दिया वहाँ दिल्ली। अच्छा। तो पहले दिन का मैंने कहानी मैं बता रहा हूँ, जब मैं गया तो मेरे पास 300 रुपया था गांव से। 5-7 दिन लगा 300 रुपया जुगाड़ करने में। कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि सब जान रहा है जो फ्रॉड है। बॉम्बे में गया, दिल्ली में गया, उसके बाद भीख मांग रहा है। कोई अच्छा आदमी तो हमको समझेगा नहीं। खेत बेचना चाहते, खेत नहीं बिक रहा है। तो 2-4-5 दिन के बाद 300 रुपया मिला। 300 रुपया लेकर के हम दिल्ली चल दिए। चूँकि रामविलास जी मंत्री बने थे और भास्कर जी जो बेचारा हमको समझाया कि नागेंद्र तुम गांव छोड़ दो, खाली तुम बहुत जय जय में रहोगे। तो उनकी बात और रामविलास जी की बात लेकर के हम चल दिए 300 रुपया लेके। 100 रुपया का मिठाई रामविलास जी के लिए ले लिए। जब वहाँ गए तो रामविलास जी की पत्नी मिली, भाभी को मिठाई, भाभी बोलता हूँ मैं उनको शुरू से, तो मैंने भाभी को मिठाई दे दिया। उसके बाद बोले जो भाभी जी हम कहाँ सोएंगे? तब बगल के रूम में बताया जाकर सो जाइए। 1 बजे रात में रामविलास पासवान जब घर आए तो रूम खटखटाए मेरा। अच्छा। नागेंद्र जी आ गए? हम कि जी सर। तो इतना लेट क्यों आए? हम कि सर सुबह 5 बजे राज बब्बर जी आ रहे हैं, आप जानते हैं ये? हम कि सर हम तो उनके साथ काम किए हैं फिल्म लाइन में। अच्छा, तो 5 बजे सुबह वो आ रहे हैं, रिसीव करने का काम आप ही करिएगा। वो 2 तला पर रहते थे उस टाइम में। तो कहे जो सुबह में कोई है नहीं, आप ही रिसीव करके लाइएगा। हम ठीक है सर। 4 बजे हम जैसे भोरे उठ करके नीचे गए, राज बब्बर जी को लाए। राज बब्बर जी से तो पहले से जान पहचान थी, लाए, रामविलास जी से बात कराए। उसका तो फोटो हम फोटोग्राफर तो बन ही चुके थे, फ़ोटो खींच दिए। फ़ोटो खींच के रामविलास जी को एल्बम बना के दिया। एल्बम बना के दिया तो रामविलास जी कहे कि ये बोलिए पैसा कितना हुआ? हम कि देखिए इतना धक्का खाने के बाद हीरो से 0 बने हैं और इतना पढ़ाई लिखाई मेरा कोई काम नहीं दिया, हमको आप चपरासी में भी नौकरी दे दीजिए, बस पैसा उसा मत दीजिए। हम सोचे जे भाई इतना बड़ा मंत्री बने हैं, 2000 4000 2000 देंगे, खा पी के हम बराबर कर लेंगे, और नौकरी दे देंगे चपरासी। सही नौकरी होनी चाहिए तो जिंदा तो हम हो जाएंगे, हमारा पढ़ाई तो सार्थक हो जाएगा, बाल बच्चा तो दाल रोटी खाएगा। तो कहा जी नौकरी तो हम देंगे ही। नौकरी कैसे नहीं देंगे? कैसे आपको लगता है जी नौकरी नहीं देंगे? लेकिन पैसा लीजिए। लेकिन हम पैसा नहीं लिया, ये मेरी गलती थी। वो कम से कम 100 बार बोले हैं जो पैसा ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, लेकिन हम पैसा नहीं लिया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कोई आदमी मौका छोड़े ना, मौका मिले, कोई दे रहा है तो ले लेना चाहिए। अगर हम पैसा लेते तो 1-2 लाख रुपया उनसे हमको फोटो के रूप में आ जाता, लेकिन हम नहीं लिया। एक ऐसा संयोग हुआ जो हमको नौकरी नहीं दे पाए। पासवान जी नौकरी हमको नहीं दे पाए, समझे कि नहीं? अब नौकरी नहीं दिए तब तो मेरे पास बड़ा समस्या हो गया। जब तक मंत्री थे तब मंत्री के स्टाफ में हम थे उनका, तो हमको तनख्वाह मिल जाता था, खा पी लेते थे, कुछ फोटो से कमा लेते थे। लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो मेरे साथ तो बड़ा अथी हो गया। एगो था जो मेरा सब जगह लिंक था,
राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह के बेटा जी, तो कोई भी है तो सबके हम धड़ल्ले से चल जाते थे। आप फोटो मतलब आप फोटोग्राफी करने कब से लगे? फोटोग्राफी तो कहे ना, जो बॉम्बे में हम सीखा, लेकिन जब यहाँ आए तो अंधेरपुर में पड़ गए, अंधेरपुर में पड़ गए। गांव में हाँ। आप तो ऐसे ही थे। हाँ, लेकिन आपने फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे की? तो वही हम बता रहे हैं ना, तो जैसे वहाँ तक सीखा जरूर, लेकिन यहाँ तो मेरे पास पैसे नहीं है। जमीन है तो जमीन में दो प्रॉब्लम है, एक तो प्रतिष्ठा के खिलाफ है, जिस साला इतना पढ़ लिख के जमीन बेचेगा, तो उस डर से नहीं बेच रहे हैं, और कोई लेने भी वाला तैयार नहीं हो रहा है, तो उसके चलते कैमरा नहीं खरीद रहे हैं। खैर किसी प्रकार से कर्जा उर्जा लेकर के मैंने देखा जब कुछ नहीं तो कैमरा को खरीद लिया। हाँ, कैमरा उसे नहीं खरीदा। अगर शुरुआत की बात कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे जब गांव में रहते थे तब पटना आना जाना शुरू रहता था। एडल्ट एजुकेशन में अनुदेशक के पोस्ट पर मेरा हुआ, टीचर के रूप में, मतलब बुझिए। उसमें 105 रुपये महीना हमको मिलता था, 10-20 वो बच्चा को पढ़ाना था, तो गांव में पढ़ाना था, तो अपना ले लीजिए भाई। 105 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ हो गया। अब सोचिए, जो आदमी 80 में 4000 रुपये उठा रहा है, 5 स्टार होटल में हीरो हीरोइन के साथ रुक रहा है, और वो आदमी जब गांव में आता है और नौकरी खोजता है तो उसको 105 का नौकरी मिलता है, और वो भी हमको बहुत लगता है कि भाई बहुत बड़ा चीज़ मिल गया हमको। फिर 105 से हमको जैसे बोला गया कि आप मुख्यालय में आ जाइए एडल्ट एजुकेशन के, तो दीपायतन करके यहाँ था ऑफिस, वहाँ पर हम आ गए। वहाँ मेरा 50 रुपये रोज़ शुरू हुआ, और मेरा लिखने का काम हुआ। उन्हें जो एडल्ट एजुकेशन में पढ़ाई होती है वो किताब लिखने का हम लोग का टीम था। शैलेंद्र श्रीवास्तव, मधुकर सिंह, जितने बड़े लेखक थे आपके, वो लोग सब, रविंद्र भारती, ये सब हम बैठ करके लिखते थे। तो यहाँ पर हमको 50 रुपये रोज पर हुआ। एक दिन एक मंत्री थे, उनको जाना था देवड़ा हवा के यहाँ। अच्छा। तो बोले जे रे भाई कोई फोटोग्राफर को खोजो। तो सब जानता था ये बम्बई का मारा हुआ आदमी है। मैं बदनाम था जो बम्बई से हीरो बन के आया है। लोग मजाक उड़ाते हैं ना, सही गया था बम्बई हीरो बनने, आ गया ना, तो इसके रूप में मेरा मैंने प्रसिद्ध हो गया था लालू यादव की तरह, है ना। तो उसी पर जैसे मंत्री जी हमको मैंने वहाँ बोला गया कि भाई तुम फोटोग्राफर तो बम्बई फिल्म लाइन में रहे हो, तो हम कि जी सर, तो फोटो तो खींच लेते हो, तो हम कि हाँ सर। तो कैमरा है, हम कि कैमरा नहीं है, तो कैमरा देंगे तो हम कि हाँ खींच लेंगे। तो पहली दिन बुझिए सही माने में तो देवड़ा हवा का साथ हुए मंत्री जी के साथ गए फोटो खींचने के लिए। ये मंत्री कौन थे? मंत्री याद नहीं आ रहा है, मोहद्दीनगढ़ के थे, एकाएक नहीं याद आ रहा है। शिक्षा मंत्री थे वो, शिक्षा मंत्री थे उस टाइम में। अच्छा। हाँ, क्या नाम एकाएक नहीं आ रहा है। UD चौबे एडल्ट एजुकेशन के डायरेक्टर थे। अच्छा। है ना। अनुग्रह नारायण सिंह, एगो अनुग्रह बाबू तो यही हुए सत्येंद्र बाबू के, और वो मोहद्दीनगढ़ के अनुग्रह बाबू थे, वो शिक्षा मंत्री थे। है ना। तो उन्हीं को मिलना था दोराहा बाबा से, दोराहा का नाम बहुत था। तो वो हमको कहे चलो, तो हम गए फोटो खींचने के लिए। एक ऐसा संजोग बुझे चाहे बुझे, बहुत अच्छा फोटो आ गया। फोटो जो अच्छा आ गया था, मंत्री जी चसक गए। अब वो डेली हमको कहे फोटो पे खींचो। अब वहाँ से मेरा फोटो का शुरुआत हो गया। तो ऐसे करते करते हम फोटोग्राफर बन गए। फिर रामविलास जी के यहाँ तो आपको बताए, तो रामविलास जी जितना दिन रहे मंत्री, उतना दिन हम फोटोग्राफर रहे उनका ऑफिस, रामविलास पासवान जी का। हैं, जब मंत्री से वो हट गए तो संजोग ऐसा देखिए, जब दसाई चौधरी मंत्री बने, दसाई चौधरी हमारे एरिया के हाजीपुर के हैं, और आप जान के आश्चर्य भी कर सकते हैं कितना संबंध था हम लोग का। जो 7 बजे न्यूज़ दिया जो दसाई चौधरी केंद्रीय मंत्री में आए हैं, और 8 बजे में वो न्यूज़ खत्म हुआ, हमारे यहाँ फ़ोन किए हुए रामविलास जी के यहाँ, नागेंद्र जी हम मंत्री बन गए हैं, मालूम है ना। हम कि हाँ अभी तो आप ही का न्यूज़ सुन रहे थे, बधाई हो आपको। तो कहे कि जब तब आप हमारा फोटोग्राफर रहिएगा, दसाई चौधरी जी बोले। हम कह रहे महाराज कहीं कि वो कहने की बात है, आप तो मेरे मित्र हैं। और उनसे बड़ा लंगोटिया दोस्ती टाइप का था, एज में बहुत कम थे, हम लोग के एज के थे। रामविलास जी तो बड़े एज थे, तो उनको हम पिता तुल मानते थे, भाई मानते थे। लेकिन दसाई चौधरी बहुत कम उम्र के थे, बल्कि हमसे छोट भी हो सकते हैं। तो हम कहा जी तो मेरा सौभाग्य होगा जी आपका हम मंत्री फोटोग्राफर बने। तो बोले जी रामविलास पासवान नहीं बनने देगा आपको, क्योंकि आप उनके यहाँ रहते हैं। जब उन्हीं के क्वार्टर में आप रहते हैं तो आपको कैसे बनने देंगे, वैसे पूछ लीजिए। तो हम भाभी से पूछा, मैंने चिराग की माँ से पूछा जी भाभी
एक बात बोलूँ तो बोलिए, हम के दसाई चौधरी के हम बन सकते हैं फोटोग्राफर? तो कहे जी नहीं, आप नहीं बन सकते हैं। सही बात बोलवो नहीं करिएगा ना तो पासवान जी बहुत गुस्सा में आ जाएंगे। आप बताइए पासवान जी कितना निकट आदमी हम हैं। जी 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 हैं इतना विश्वासी आदमी है, आप दुश्मन का फोटोग्राफर बनिएगा हैं? जी तो हम निराश हो गए, हम तब तक खेला खत्म हो गया। तब हम कहे ठीक है। इसी बीच में जैसे हम प्लान बना लिया जो हम अब गांव जाएंगे, फिर दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं। रामलीला जी नौकरी नहीं दे पाए और दसाई चौधरी बुला रहा है तो लोग जान कर नहीं करने दे रहे हैं। तो प्लान बना लिए आने का। इसी बीच में जो रामविलास पासवान का प्राइवेट सेक्रेटरी थे मुख्तियार सिंह, जो आपके यहाँ का डीएम भी थे पटना का, तो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, तो वो हमको बहुत ज़्यादा मानते थे सीमा पार। तो हम देखे चलो भाई उनसे एक बार मिल लेते हैं। जी सर। तो इसके बाद आप गए आईएएस अधिकारी से मिलने के लिए? हाँ, तो मुख्तियार सिंह पहली बार डीएम बने थे वैशाली जिला के, उसके बाद पटना जिला के डीएम बने। वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे रामविलास पासवान जी के। तो मैं उनसे मिलने गया कि भाई अब हम जा रहे हैं गांव से आए थे और गांव जा रहे हैं। तो वो कहे जी नहीं, बड़ा दुर्भाग्य हुआ जो तुमको नौकरी नहीं हो पाई। पासवान जी भी अफसोस कर रहे थे जो नागेंद्र जी को छूट गए। सो आप रामजी लाल सुमन से मिल लीजिए, पासवान जी के जगह पर जो मंत्री आए हैं। हम कहे नहीं, आप कोई मंत्री फंत्री से नहीं मिलना है, कोई नेता फेता से नहीं मिलना है, मन भर गया, कोई हमको देखने वाला नहीं हुआ, हम बहुत निराश होकर जा रहे हैं सर। तो कहे नहीं, तुम 1 मिनट मिल लो। जाके जब मिले तो देखे जो रामजी लाल सुमन तो बहुत सुपरमैन है, इतना अच्छा आदमी जो हम मैंने अभी तक नहीं देख सकते उसके टक्कर का आदमी हैं। वो आदमी फ़ोटो खिंचवाया, फ़ोटो देखा, कहा अरे भाई इतना अच्छा फ़ोटो कैसे खींचते हो, कहाँ काम करते हो? हम कि रामविलास पासवान जी का फोटोग्राफर था मैं। अच्छा, पासवान जी का फोटोग्राफर था? हम कि जी सर। मेरा फोटोग्राफर रहोगे? अब तो मेरा प्लान चेंज हो गया। हम कि जरूर रहेंगे सर, आप रखेंगे तो क्यों नहीं रहेंगे। वो आदमी हमको इतना मदद किया, फ़ोटो लेके जाते थे एल्बम तो तुरंत पीए को कहता है इसको पेमेंट करो। उनका पीए कहता जी नहीं, सरकारी पेमेंट इनको होगा, आप कैश पेमेंट क्यों करिएगा? तो बोलते थे अरे सरकारी पेमेंट 3 साल पर होता है, पता नहीं है तुमको? ये कलाकार है, कलाकार भूखे मर जाएगा। हमको लगा जैसा एक आदमी हमको मिला जो मेरे दर्द को समझ सकता है। दुर्भाग्य से उनका 4 महीना सरकार रही, चंद्रशेखर जी के मिनिस्ट्री में थे। फिर वहाँ से हमको जैसे निराश हुई, जब हट गए तो हमारा कोई उपाय नहीं, सीताराम केसरी जी का मंत्री बने तो कुछ दिन फ़ोटो खींचा, लेकिन वो फ़ोटो से इंटरेस्टेड आदमी नहीं थे, इसलिए मूड बना दिए थे जब भागेंगे। इसी बीच संजोग ऐसा हुआ जो लालू जी का हमको फ़ोटो खींचने का मौका मिला दिल्ली में। और जब फ़ोटो खींचे तो हमको लगा कि जे रामलीला जी के यहाँ रहे बड़ा अच्छा बात है, रामजी लाल सुमन के यहाँ रहे बहुत अच्छा बात है, लेकिन लालू जी का तो बहुत दिन से हम नाम जानते हैं और सुनते हैं, ये इनके यहाँ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और भागा भागा मैं आया लालू जी के यहाँ। मतलब आप पहली बार लालू जी से मिले थे दिल्ली में? हाँ, बाई फेस मिले थे। वैसे विद्यार्थी जीवन में उनको से कितना बार मिला था, जी। उसके पहले भी बहुत बार मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री बाद पहले बार मिले थे दिल्ली में, मुख्यमंत्री बनने के बाद। फिर हम पटना में आ गए, उनके घर पे आना जाना शुरू कर दिया। तो देखे जी तो भाई बहुत हीरा आदमी है, इतना अच्छा आदमी तो बड़ा मुश्किल से मिलता है। और उसके बाद जैसे हम उनका यहाँ फ़ोटो वोटो खींचने लगे। फ़ोटो खींचने के बाद में हम सोच रहे थे कि स्टूडियो खोलें और स्टूडियो का नाम क्या रखें। तो हमने जितनी पढ़ाई की थी आज जो हिसाब से मेरा ज्ञान था जी, उसे नंबर 1 पर मैं रखा था जो सुकरात स्टूडियो खोलेंगे। अच्छा। फिर सोचा जी नहीं, सुकरात को तो कोई नहीं जानता है, बुद्ध स्टूडियो खोलेंगे, कुछ अलग हमारा स्टूडियो हो, वो उसका नाम है वो अलग हो। सोचते सोचते लगा जी लालू क्यों नहीं रखें भाई। जी। लालू तो बहुत फेमस है, बुद्ध से तक कम फेमस आदमी नहीं। उस टाइम में लालू जी का इतना था जो लालू भगवान की जय लोग कहते थे, पूरा भीड़ जनने जाइए लालू भगवान की जय, लालू भगवान की जय। हम कि भाई तो गजब है, तो लालू से पॉपुलर कौन होगा, क्यों ना हम इन्हीं के नाम से स्टूडियो रखें। रात भर सोचे, फिर सोचे ये मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन हो जाए, ये मुख्यमंत्री के नाम से आप कैसे रख लिए। तो इसके लिए हमने क्या सोचा, ये एक एल्बम बनाते हैं और एल्बम बना करके पीछे में हम लिख दिया लालू स्टूडियो, लास्ट पेज जो होता है सो। और जाके हम डायरेक्ट दिया लालू जी को, फ़ोटो खींचते थे, लालू जी को एल्बम हम देते थे हाथ में।
उस दिन संजोग ऐसा था जो लालू जी बाहर में सीएम हाउस में थे, लेकिन बाहर में बड़ा रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। हम जाके उनको एल्बम हाथ में दिया, वो एक एक फोटो को देखे, देखते देखते लास्ट में वो पढ़ते हैं तो मेरा बहुत स्थिति भी खराब हो रहा है। जो कहीं इनको बुरा लगा तो फिर हमको तो भगा देंगे, एंट्री नहीं देंगे। अब क्या, तो उनका चेहरा का हम पकड़ रहे थे जो कैसे इनका चेहरा, लेकिन हमको लगा जो उनको खुशी हुई कि मेरे नाम से कोई लालू स्टूडियो भी रखा है। जी जी। हैं, और उसके बाद हमको बोलते हैं ये आपका स्टूडियो है। तो हमको बड़ी खुशी हुई कि वाह, इतना तो हमको बहुत बड़ा तगमा मिला। ये लालू जी खुद बोल रहे हैं जी ये आपका स्टूडियो है। हम कहे जी सर। उसके बाद जैसे हम समझ गए जी, तो बड़ा खुश है। अब उस टाइम में मेरे पास पैसा नहीं था जो हम स्टूडियो खोलें, वो तो एक कागज पर हम लालू स्टूडियो कर दिया था। अब कहाँ जाएं, किससे पैसा मांगें, खेत बेचें, घर बेचें, कहाँ क्या करें। करते धरते मैंने हमको इतना लोग आइडिया दिया जो कम से कम 20,000 रुपया लगेगा आपको स्टूडियो खोलने में। अब मेरे लिए 20,000 तो बहुत बड़ा चीज़ था। जी जी। तो पता चला जो लालू जी का एक आदमी है जिसको लोग लालू जी का गार्जियन बोलते हैं। लालू जी को कोई समस्या होती है तो वही गार्जियन आके समस्या का समाधान करते हैं। फिर पता किया कि भाई वो आदमी का नाम क्या है, तो वो आदमी का नाम था लक्ष्मण यादव। अच्छा। हैं, लालू जी के कोई जो समस्या होती थी तो उसी को बुलाते थे, लक्ष्मण यादव जी को, और वो समस्या का समाधान करते थे। तो मैंने सोचा कि भाई जब इतना बड़ा आदमी है, इनका गार्जियन है, तो भाई बड़ा आदमी हुए, क्यों ना हम इनसे जरा जाकर राय लें। हम कहे सर हम स्टूडियो खोलना चाहते हैं, कैसे खोलें, पैसा वैसा तो है नहीं। तो कहे कि ठीक है, हम 200 रुपये में आपका स्टूडियो खुलवा देंगे। हम कहे 200 रुपये में स्टूडियो कैसे खुलवा दीजिएगा, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात बोल रहे हैं आप। तो आवा ना 2-3 दिन में। सोचा छियो कि ना खुलते इसे, 200 रुपये में स्टूडियो आपका खुल जाएगा। वही लालू स्टूडियो ना, तब तक वो जान गए थे जो लालू स्टूडियो है। हम कहे जी सर। तो एगो टीन ले लो, आ टीन में लालू स्टूडियो लिख दो, आ कहो देवाल वाल में टांग दो। वो खाली लोग आप पढ़ी लालू स्टूडियो, लालू को भगवान मानता है, और स्टूडियो नहीं चलेगा। आ फोटो भी खराब हो तो तोरा कोई डर ना हो। हाँ, लालू जी के तो सब खराब कहता है, अब तो यो मुख्यमंत्री मान रहा है। तो उसी प्रकार से लालू स्टूडियो खोलिएगा ना, तो फोटो खराब हो खींचिएगा तो कोई बोलने वाला नहीं है। भैया हम वही काम किए, 200 रुपया में एगो टीन का लिखवा लिए, एगो नीम का पेड़ है पुनाई चक में, उसी में हम टांग दिया। और लालू जी की कृपा हुई, चाहे जिनका कृपा हो, है ना, मेरा धंधा चल पड़ा। तो जब भी हम एल्बम लेकर के जाते थे तो देखते थे लालू जी बहुत खुश होते हैं। और खुशी नहीं होते, लोगों को बताते थे देखिए ये बहुत बड़ा फोटोग्राफर है, लालू स्टूडियो पुनाई चक। उनका जो स्टाइल होता था बोलने का, लालू स्टूडियो पुनाई चक। और सबको बताते थे जी बहुत बढ़िया फोटोग्राफर है, बहुत बढ़िया फोटोग्राफर है। कहीं कहीं मीटिंग में बोल देते थे जी देखिए लालू स्टूडियो है, करोड़ों रुपया कमाया और हमको कमीशन नहीं देता है। तो लोग ठहाका मारता था, खूब हंसता था, हमको भी बड़ी खुशी होती थी। एक दिन का घटना बताएंगे। लालू जी 1 जनवरी को उनके यहाँ प्रोग्राम था, और हम फोटोग्राफर हैं तो हम तो उनका चेहरा पकड़ते हैं, कोई का किसी का फोटो खींचते हैं तो हमको कैमरा में दिखाई पड़ता है जो आदमी गुस्सा में है कि टेंशन में है कि क्या है। तो स्वाभाविक है जो गुस्सा में रहे तो हम क्यों फोटो खींचेंगे। तो देखे जो बहुत गुस्सा में थे, कोई आदमी को फ़ोन पर डांट के बोल रहे थे, तो हम देख लिए जो बाप रे तभी तो बड़ा गुस्सा में है, हम फोटो नहीं हो खींचेंगे, दूसरा कोई फोटो खींचेगा तो हम ही को जानते हैं, तो हमको ये आज मार बैठेंगे, इतना गुस्सा में हुआ है। तो हम क्या किया जो उनसे बहुत दूर जाके हम अपना कैमरा वैमरा लेके बैठ गए। और इसी बीच में कोई जो है, मोबाइल तो उस टाइम में नहीं था, लेकिन छोटा कैमरा था, छोटा कैमरा से कोई आदमी पब्लिक में से फ्लश चमका दिया। अब लालू जी तो पूरा गुस्सा में थे, वो फ्लश वाला जब देखे तो उनको लगा जो वो स्टूडियो वाला ही खींचा है। वो जैसे जैसी बात खत्म किए तो कहते कन्हे रे कन्हे, कन्हे रे कन्हे। और हम तो बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ तक पहुँच गए। 2-4 झापट हमको खींच दिए। और उतना ही नहीं, पुलिस को कहे इसको उठा के बाहर फेंको।
3 4 गो पुलिस कोई हाथ पकड़ लिया, कोई मेरा पैर पकड़ लिया और गेट से बाहर कर दिया। जब हम बाहर आ गए तो हम कसम खा लिया, जो देख लिया लालू जी आपका, प्यार भी दिया और आज हमको नफरत भी दे दिए, आज के बाद ज़िंदगी में हम लालू जी के दरबार में नहीं आएंगे। और ये सोच करके बस हम निकलने ही वाले थे, उसके बाद हम आते होते नहीं उनके यहाँ। अच्छा। लेकिन फिर 2 गो पुलिस आया, कहा जो साहब खोज रहे हैं। हम कि नहीं जाएंगे, तो ना कैसे जाइएगा, अरे वो सबको ऐसे ही करते हैं। तब फिर हम गए और लालू जी जितना हमको किए हैं, और मेरे क्या, वो जितना काम किए हैं, वो एक बार अगर प्रधानमंत्री बन जाते ना, भारत का किस्मत चमक जाता। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव लालू जी के सपना को पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव एक दिन प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे। जैसा लालू जी का डायरेक्शन है, जैसा उनका प्रशिक्षण है, कम उम्र में तेजस्वी यादव इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा करते हैं। डिप्टी सीएम तो रह ही चुके हैं, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो हैं ही। लालू जी प्रधानमंत्री नहीं बने, हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरी एकदम सोच है और सही सोच है। जी जी। तो ये आप मतलब अभी तक जो है लालू जी के यहाँ जा रहे थे, तो मतलब एक प्राइवेट फोटोग्राफर के तौर पे जा रहे थे, उनका निजी फोटोग्राफर आप कब बने? अब निजी फोटोग्राफर कहिए चाहे प्राइवेट फोटोग्राफर कहिए, उन्होंने कभी आपको ऑफर नहीं किया कि आप मेरे लिए ही काम करिए? अब बिना अब जैसे हमको भगाते तब ना हम जानते थे, हमको मान बोल, अब हम घुस गए तो फिर घुस गए, कभी निकाले ही नहीं। हाँ, मेरा जब बड़ा लड़का 14 साल का था और फोटो खींचने लगा, तो एक माँ हमको बोले, रे थोड़ा सा अच्छा यही फ़ोटो खींचता है, अब मेरे यहाँ यही रहेगा। तो हमको बड़ी खुशी हुई। कोई बाप के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है जो उसका बेटा बाप से आगे हो गया। हमको लगा जी मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा बच्चा हमसे आगे हो गया हैं, तो बहुत खुशी है। हमके ठीक है, लालू जी जब कह रहे हैं, हम छोड़ दिया वहाँ जाना आना। फिर हम इधर उधर फ़ोटो खींचने लगे, बेटा को छोड़ दिया। हमके ठीक है। एक दिन ऐसा संजोग हुआ जो रामविलास पासवान जी के यहाँ लालू जी आए मिलने के लिए। तो मेरा बेटा था लालू जी के साथ फोटोग्राफर, और मैं था रामविलास पासवान जी की तरफ से, यहीं पटने में जी जी जी। रामविलास जी के निवास पर। तो रामविलास जी कहते हैं, ये लालू जी जानते हैं नागेंद्र जी का बचवा इनसे भी बढ़िया फोटो खींचता है। तो लालू जी कहते हैं, हाँ एक तो भगा दिली हम, ये तो बहुत अच्छा फोटो इनका बेटवा खींचता है। अब सोचिए किसी बाप के लिए कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा प्रोत्साहन है। आज तक मेरा बड़ा लड़का लालू जी का ही फ़ोटो खींच रहा है, तेजस्वी जी का फ़ोटो खींच रहा है, राबड़ी देवी जी का फ़ोटो खींच रहा है, उनके परिवार में एकदम घुला मिला हुआ है। हमें खुशी होती है, और हम तो कहीं काम कर लेते हैं। गवर्नर हाउस में भी काम हमने किया है, राज्यपाल का फोटोग्राफर रहे हैं ऑफिशियल, नीतीश जी का भी ऑफिशियल फोटोग्राफर रहे हैं। मिला जुला करके हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो बिहार के तमाम बड़े नेताओं के साथ आप काम कर चुके हैं? जी हाँ, जी बिल्कुल मानना पड़ेगा। चूँकि रामविलास पासवान जी के साथ थे, तो उनके लेवल के जितना थे उनके माध्यम से हमको संपर्क में आए। लालू जी का हम फोटोग्राफर बने तो उनके जितने विधायक एमपी थे तो उनके नज़र में हम आए, और नीतीश जी के साथ जब हम रहे तो उनके नज़र में आए। तो मिला जुला करके बिहार के हर एमपी एमएलए का हम फोटोग्राफर रह चुके, बुझिए जो है सो। जी जी जी। तो लालू जी के यहाँ छोड़ने के बाद आप उसके बाद क्या करने लगे? तो लालू जी को छोड़ने के बाद बताया ना, जो फिर इधर उधर रामविलास जी का फोटोग्राफर फिर हम बन गए। बिहार में जितना कार्यक्रम होता था तो हम ही करते थे। पारस जी का अभी भी हम काम करते हैं, पशुपति पारस मंत्री हैं केंद्र में थे, मतलब अभी तो ये हो गए, तो उनका सारा काम हम ही करते थे। चाहे रामविलास जी के यहाँ कोई काम होता है तो करते हैं। और उतना ही नहीं, बीच बीच में हमको एक दिन जैसे राजेंद्र जयंती था तो उसमें PRO राजभवन का जैसे बताया जो भाई महामहिम आपको खोज रहे हैं, मैंने खोज नहीं, वो बोले कि जे याद कर रहे हैं। अब हमको समझ में नहीं जी, गवर्नर साहब हमको क्यों याद करेंगे भाई, हमको देहाती आदमी, हम देहाती भाषा में समझे। वो बोले जे भाई महामहिम आपको याद कर रहे हैं। हम कि भाई हम कौन चीज़ है जो याद करेंगे। फिर हम नहीं समझ में आया कि भाई इस याद का माने क्या होता है। तब उनसे पूछे कि भाई क्या बोले, हम समझ नहीं पाए। तरे महामहिम जी आपसे मिलना चाहते हैं।
अब हम बहुत घबरा गए जो भाई गवर्नर साहब हमसे क्यों मिलना चाहेंगे, हम तो कभी गवर्नर हाउस में गए नहीं हैं। तो कहे कि आप जाके एक बार मिल लीजिए ना, आपकी चर्चा वहाँ चल रही थी, हमको कहा गया जी भाई उसको भेजिए। आपको कोई बताया ना, हम तो आदमी भेजे थे वहाँ आपके यहाँ। हम कि नहीं, हमको तो कोई नहीं बताया। एक आदमी को वहाँ वो डांटे भी, जा रहे तुमको बोले थे ना जो लालू स्टूडियो को बुला के लाओ महामहिम के लिए। खैर हम जैसे दूसरे दिन होकर के महामहिम से मिलने गए। एक फ़ोटो उनका महामहिम का खींचे हुए थे, देवानंद कन्वर थे उस टाइम में गवर्नर। तो गवर्नर साहब का एक फ़ोटो बना लिया, बेटी को भी हम साथ में ले गए, चूँकि मेरी बेटी भी फोटोग्राफर थी। उसके बाद गए, गवर्नर साहब बड़ा इज्जत से मिले, फ़ोटो देखा। तो उन्होंने कहा कि आप तो फोटोग्राफर हैं और दुनिया में एक सीक्रेट ज्ञान होता है, वो बाप बेटा बेटी को ही देता है, दूसरे को नहीं देता है। इसलिए निश्चित रूप से आपकी बेटी भी आपसे बड़ी फोटोग्राफर होगी। आप ज्वाइन करें चाहे आपकी बेटी ज्वाइन करें, हमारे यहाँ एक फोटोग्राफर चाहिए था। हमके जैसा आदेश सर। बेटी को मैंने कहा बेटा तुम ज्वाइन कर लो, तो कहा नहीं पापा हम पढ़ रहे हैं अभी, हम यहाँ भी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो हम वहाँ ज्वाइन कर लिए। गवर्नर साहब के बहुत दिन तक हम फोटोग्राफर ऑफिशियल रहे हैं। जी जी। गवर्नर कौन थे? वो असम के थे और उनके साथ हेलीकॉप्टर पर खूब चढ़े, जितना चढ़ना चाहिए। जहाँ जाते थे हमको तो साथ में लेके जाते थे, बड़ा इज्जत करते थे। यहाँ तक जो 2-2 महीना आसाम में रहते थे, वहाँ का जितना कार्यक्रम होता था सब हम उनके साथ जाते थे, कवरेज करते थे। तो ये सौभाग्य मेरा मिला जो मुख्यमंत्री का भी हम फोटोग्राफर रहे, केंद्रीय मंत्री का भी फोटोग्राफर रहे हैं और महामहिम का भी फोटोग्राफर रहे। लेकिन नागेंद्र जी, इन तमाम कामों के बीच आपकी का एक काम है जो मेरे दिल को बहुत ही छू लिया। वो ये कि जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि आपने किसी फुटपाथ पर काम करने वाली महिला को फोटोग्राफर बना दिया। जी एकदम बिल्कुल आपने सोचा। हुआ ऐसा जे एक 10 साल की बच्ची हमारे पास आई काम करने के लिए। एक आदमी लेकर के आया जी भाई बहुत गरीब बच्ची है, से आप इसको रख लीजिए। हम कहे ठीक है, कितना देना होगा? हम कहे जी तो छोटी बच्ची है, तो नहीं इसका पूरा खानदान दाई है, खाना बनाने का काम करती है, इसलिए आपका खाना बनाएगी। हम कहे कितना पैसा लेगी? तो 100 रुपया मात्र दे दीजिएगा। और उस टाइम में दाई का 500 रुपया चलता था मोटा मोटी। हम कहे 500 रुपया रेट है तो आप 100 रुपया क्यों बोल रहे हैं? तो आदमी कहा जा रहा है गरीब घर की बच्ची है, आपके यहाँ जैसे 100 रुपया मिल गया तो 12 महीने 1200 रुपया न हो जाएगा? हम कहे ठीक है। उसको जब रखे 1-2 महीना तो हमको लगा बम्बई में जो पढ़ाई पढ़े थे हम, है ना, बम्बई में हमको पढ़ाया गया था स्माइलिंग इज एवरीथिंग। पूरे कैरेक्टर को स्माइल जो है से निरूपित करता है। हम लोग को बताया गया था इंस्टीट्यूट में, जब आप देखिएगा कोई आदमी का उसका मुस्कुराने का जो स्टाइल है उसमें सारा टैलेंट उसमें छिपा हुआ है। तो 10 साल की बच्ची थी लेकिन उसका एक में स्माइल देखे ना तो हमको लगा जी इसमें तो बड़ा टैलेंट है भाई, जो फिल्म लाइन में हम पढ़ा है। तो हम एक दिन उसको कहे कि भाई जरा साइकिल लेके चलो मेरी बेटी वाला। तो साइकिल लेके गई तो हम कहे साइकिल सीखोगी? तो कहा जी हाँ। तो हम उसको साइकिल सिखा दिए। साइकिल सिखाने के बाद में फ़ोटो का कैमरा हम सिखाने लगे उसको। वो फ़ोटो सीख गई, वीडियो करना सीख गई। सबसे ताज्जुब की बात है जो कंप्यूटर चलाना सीख ली। अब बताइए 10 साल की बच्ची है, 30 तक गिनती आता है उसको, 30 से ज़्यादा गिनती उसको नहीं आ रहा है। और वो A ग्रेड का फोटोग्राफर है, A ग्रेड का वीडियोग्राफर है और A ग्रेड कंप्यूटर चलाती है और खाना भी मेरा बनाती है। अभी भी? उस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ। जी जी। तो मुझे उस दिन लगा जो कोई गरीब नहीं होता है और कोई अमीर नहीं होता है, कोई तेज नहीं है, कोई बुड़बक नहीं थी, ये समाज बना देता है बुड़बक। और बताइए दाई है, वक्त और हालात बना देता है। आप प्लानिंग वे में उसको आपको कह दिया जो चमार हैं आप, मान लीजिए अब चमार हैं कि नहीं है, लेकिन आपको तो बना दिया। आप गरीब हैं, अब गरीब हैं कैसे है गरीब है भाई? हमारे पास पैसा नहीं तो हम गरीब हो गए, ये कोई माने हुआ? और आपके पास पैसा है तो अमीर हो गए, ये कौन बता दिया आपको? वो बच्ची को देखने से हमको लगा जी भाई प्रतिभा तो सब में है। जी जी। एक दिन ऐसा हुआ जो लालू जी के यहाँ छठ था, ठीक है,
तो छठ के सुबह में वो बच्चिया को हम बोले जे बाबू तुम चलना जैसे लालू जी के यहाँ सुबह जाएंगे फ़ोटो खींचने के लिए। तो सुबह में 4 बजे लालू जी के घर पर आए। लालू जी बैठे हुए थे और राबड़ी देवी जैसे अर्घ देने वाली थी, अपना पानी में थी। वो बच्ची को हम बोले जाके लालू जी को उधर से फ़ोटो खींच लो। अब सोचिए कोई दाई का काम कर रहे हैं, उसको इतनी हिम्मत होगी जो लालू जी का फ़ोटो खींचेगी। कितना उसको कहे वो नहीं खींच पाई, नहीं जाने के लिए तैयार। नाम ना लालू जी से हम डरते हैं, हम नहीं खींचेंगे। और हम डरते हैं, नहीं खींचेंगे, हमारा डर लगता है। हम कहते काहे को डर लगता है, तुम जाके खींचो तो सामने से। तो बड़ा हिम्मत करके वो गई, या फटाक से को फोटो खींच के भाग गई। अब लालू जी देखे जी हाँ तो कोई फोटोग्राफर है नहीं है, कौन बच्चा कौन फोटो खींच दिया। अब वो कहने अरे 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 कौन फोटो खींचा। तो हम उठे, हम कहे सर मेरे साथ है वो बच्ची है सर। उतना वो बच्ची फोटो खींच दी है, आप फोटो देखा था। तब तक डिजिटल का युग आ गया था। तो फोटो दिखाई, लालू जी बड़ा बड़ाई किए, कह इतना वो बच्ची इतना अच्छा फोटो खींचती है। आप बिलीव नहीं करिएगा, सच्ची बात बता रहा। उस दिन लालू जी कहे जे एक फोटो खींचो मेरा, वो खिंचवाया कम से कम 50 को फोटो उस लड़की से। और छठ के सुबह में लगभग 2000 फोटो खिंचवाए लालू जी। चूँकि जितना को माने 500 आदमी अगर है उनके यहाँ पहुँचा हुआ, तो सबको ठकुआ अकेला देते थे, तो वो फोटो खींचना होता था, है ना। सबको टीका लगाते थे, वो फोटो खींचना होता था। हमको डर भी लगता था जो लड़की किसी का छोड़ देगी, किसी का खींचेगी। बच्ची तो है, इतना तो एक्सपीरियंस है नहीं। लेकिन लालू जी चुके बोले तुम फोटो खींचो, तो हम छोड़ दिया। मतलब 2000 फोटो लगभग वो बच्ची खींची एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा में हो छठ में। फिर राबड़ी देवी का मैंने फ़ोटो खिंचवाया, उनकी खींचो मैडम को। मैडम पूजा वूजा करके खाना वाना खा के बाहर बैठी हुई थी। हमकी मैडम का खींचो, तो खींची। तो बोली मैडम जे ये के बा, हमकी मेरे साथी हैं, है ना। तो फोटो दिखाबो, तो फोटो जैसे दिखाई। तो मैडम बोली ये तो बहुत अच्छा फोटो खींचेला, तू एकड़ा यहीं पे रह दो। अब वो बचिया को दिमाग में घुस गया। अब वो बोलती है जो हम यहीं रहो। और इस बीच में उसको हम नाम लिखा देते, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते थे उसको। अच्छा। हाँ, हम देखा जी, हम चूँकि हम इतना गरीब ही देखे इतना संघर्ष किए। हमको रामविलास पासवान इतना माने, लालू जी इतना माने, नीतीश कुमार हमको इतना माने, संजीव कुमार हमको इतना माने, राजेश खन्ना हमको इतना माने, तो हम भी तो किसी को माने। इस उद्देश्य से हम बच्ची को बहुत मानते थे, इसलिए उसको इंग्लिश मीडियम में नाम भी लिखा दिए थे। ठीक है जी। उसके बाद जो है लड़की फोटोग्राफर हो गई, बहुत बढ़िया खींचती है। अभी भी वो फोटोग्राफर है, लेकिन कलकत्ता में है। मतलब उसकी गृहस्थी फुटपाथ से जी जी उठ करके घर में चली गई, अच्छी जिंदगी जी रही पूरा। एक लड़की को पुनाई चक मैंने देखा, जो पूरे 9 महीना का बच्चा पेट में है उसको, और सब्जी तब्जी बेच रही है। अब बारिश हो रही है, मेरे आंख से आंसू गिर गया, क्योंकि कैसा भागन बच्ची है जो इसका महीना पूरा है, इसको घर में होना चाहिए। अब पैसा के अभाव में ये रोड पर है। एक दिन है ईश्वर हमको मौका देना, हम इस लड़की को उठाएंगे। ठीक 2 साल के बाद वो लड़की हमको भेंटाई, मुलाकात हुई। हमने पूछा जी बाबू तुम हमको पहचानती हो? तो वो बोला जी नहीं, हम आपको नहीं पहचानते। हम कि लालू स्टूडियो जानती हो पुनाई चक में? तो हाँ, हम तो वहाँ फोटो खिंचवाते हैं। हम कि मेरा ही लालू स्टूडियो है। तो नहीं, वो तो भैया हैं, वो स्मार्ट भैया हैं, उन्हीं का है। हमको वो मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा, वो बेटा है आपका? हमने बोला जी देखो, हमको तो वो दिल में याद था जिसके पूरे 9 महीना में पेट में बच्चा था, उसी स्थिति में रोड पर बैठ करके बेच रही है। तो हम प्रण लिए थे जो रोड पर की लड़की है, हम उठा देंगे इसको। उठाने का मतलब क्या, 10 के लायक बना देंगे। और हम भगवान तो है नहीं जी। IAS तो हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ 1000 रुपया लोग कमाता है तो 10 के लायक जरूर हम बना देंगे। तो हम बोले जी देखो, हम बेटी को फोटोग्राफर बनाए हैं और तुमको भी हम चाहते हैं जो तुम फोटोग्राफी सीख लो, आओ मेरे स्टूडियो में देख लो। वो आई, देखी, उसको हम जैसे फोटोग्राफी सिखाए। आज के डेट में वो लड़की निश्चित रूप से 2 लाख रुपए महीना कमाती होगी।
ये पैसा का कोई माने न मेरे लिए है न उसके लिए है। माने ये है कि एक दिन उसको हम पूछे कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तो कहा जी अंकल बच्चा क्लास में कुछ दिन गए थे। हम कहते बच्चा क्लास में गए तो तुम हिसाबबारी कैसे लिख लेती हो? तो प्रैक्टिस से देख देख के लिखते हैं। हम कि काहे? तो न मेरी माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है। मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ दूसरी शादी कर ली, दूसरा जो शादी की तो वो आदमी बोला जी भाई हम बच्ची को नहीं ले जा सकते हैं। तो गांव की एक फूआ थी, वो उसको वो ले ली। तो आप ही बताइए, जब हम फूआ, गांव के फूआ है उसके यहाँ रहते हैं, तो हमको कहाँ से पढ़ाती लिखाती? हम उसको कुछ टिप्स दिए पढ़ने का। हम कि देखो तुम हिसाब बारी जोड़ लेती हो, नाम सबका लिख लेती हो, ये तो बहुत पढ़ाई तुम्हारे पास है, ये तो 8वां लेवल का तुम्हारा पढ़ाई है, समझे कि नहीं? पूरा प्रोत्साहित किए। और हम कहे जो देखो जो तनख्वाह देते हैं सो देते हैं, अभी से तुम 1 साल ट्यूशन पढ़ लो, ट्यूशन का पैसा हम देंगे और 4 घंटा काम जो हो नुकसान से हम देंगे। उसका टाइम था 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे यहाँ। हम कहे जो 4 घंटा तुम कोचिंग वोचिंग पढ़ लो। मैट्रिक का परीक्षा दिलाए, मैट्रिक पास कर गए। परीक्षा भी दिलवाए? परीक्षा दिलवाए। फोटोग्राफर भी बनाए? फोटोग्राफर तो थे ही, बना ही दिए। हमारा सोच ये है कि आप कोई लेबर को रखते हैं तब पैसा देते हैं, वो कोई माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ आनंद दीजिए, कुछ अलग चीज़ दीजिए। अगर आपके माध्यम से कोई पढ़ जाता है, कितनी बड़ी चीज़ हो गई है। तो वो लड़की को देखिए जो दूसरा क्लास में, बताइए जो पहला दूसरा क्लास तक पढ़े हुए हैं, वो लड़की को मैट्रिक पास करा दिए, इंटर में नाम लिखा दिए। और उसको हम इतना ही बताए, ज़्यादा नहीं बताए, हम इतना ही बताए कि देखो मेरी बेटी भी फोटोग्राफर है, लेकिन उसको हम एमए करा रहे हैं, बीए कराए हैं और एमए करा रहे हैं, और उसको प्रोफेसर बनाएंगे। और वही असली चीज़ है, ये फोटोग्राफी असली चीज़ नहीं है, ये तो पेट के लिए है, ठीक है। अब बताइए कैसे समझिए कि आज वो एमए में भी कर गई। अच्छा, एमए कर गई? एमए कर गई, वो प्रोफेसर उसको होना जरूर, माने होना ही है हर हालत में, कोई रोक नहीं सकता है उसको। और ऐसे 1-2 नहीं, बहुत लड़कियों लड़का के साथ मैंने किया है। हमारे यहाँ जितना स्टाफ रहता था, आज भी रहता है, उसको हम पढ़ाई अनिवार्य कर देते हैं। तय कर लेते हैं पैसा, 2000 देंगे, 4000 देंगे, 9000 देंगे, और उसके बाद जब फाइनल हो जाता है तब बताते हैं बेटा ये वो काम और करना होगा, तुमको 4 घंटा पढ़ना होगा, और तुम मैट्रिक में हो तो इंटर में नाम लिखा देंगे तुमको, इंटर में हो तो बीए में नाम लिखा दो, 4 घंटा तुम पढ़ो जरूर। ऐसा हंगामा हो गया जो किशोर कुणाल जी का एक प्रोग्राम था, महावीर कैंसर के संस्थापक जो थे, हनुमान मंदिर, जी, उसमें वहाँ के जो डायरेक्टर थे जितेंद्र कुमार सिंह, वो खुले मंच से बोले जी ये लालू स्टूडियो हैं, अगर इनका बस चल गया तो पटना में आपको एगो दाई नहीं मिलेगा, एक लेबर जो है से मजदूरी करने वाला नहीं मिलेगा, सारे कोई फोटोग्राफर बना देंगे। अब वो अच्छा भाव से बोले, गुस्सा भाव से बोले, किस भाव से बोले, हमें तो खुशी हुई है, कम से कम मैंने कोशिश किया, उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है। जी। तो इस प्रकार से मैंने बनाया और आपको बताया भी कि इस साल में हम 100 लड़का लड़की को फोटोग्राफर बनाएंगे, तभी ना हमारा विकास देश करेगा। आज बताइए, हम गेंडा के नीचे सोने वाले आदमी और हवाई जहाज पर चढ़े, इतना गवर्नर साहब का फोटोग्राफर है, मुख्यमंत्री का फोटोग्राफर है, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया मैंने बीपी सिंह का। अच्छा। जब प्रधानमंत्री थे वो जी। तो एक प्रोग्राम बना था बीपी सिंह का, बॉम्बे जाना था उन लोगों का टीम के साथ, जिसमें रामविलास पासवान भी थे और बीपी सिंह खुद ट्रेन से चल रहे थे। हम भी उसमें घुस गए, क्योंकि हम तो रामविलास जी का फोटोग्राफर थे, तो हमारा तो राइट बनता था। तो सब पत्रकार जैसे इंटरव्यू ले रहा था उनका, हम भी नया नया उस टाइम पत्रकार बने थे। एक मैगजीन थी, याद नहीं आ रहा है कौन सा मैगजीन था, तो वो बोला था जब बीपी सिंह का मौका मिलेगा तो आप ले लीजिएगा इंटरव्यू। हम कहे ठीक है, तो हम भी लाइन में लग गए। और उस टाइम में आरक्षण का मुद्दा था बड़ा कस के, आरक्षण पर घुमा फिरा के लोग बोलते, पत्रकार तो जानते ही हैं आप, जब पत्रकार तो बोलेंगे, चूँकि बीपी सिंह थे पिछड़ों दलितों के फेवर में, आरक्षण तो दिए तो वही दिए थे, और जितने पत्रकार थे वो एंटी थे, तो ऐसा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते थे, अब बीपी सिंह खिखिया जाते थे, गुस्सा जाते थे, है ये कोई प्रश्न है, आप क्या बोल रहे हैं, हम समझ में पा नहीं रहे हैं।
3-4 को पत्रकार को डांटे तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उनसे प्रश्न करें। प्रधानमंत्री हैं और उनसे सब पत्रकार को झाड़ रहे हैं। बड़ा हिम्मत करके मैंने पूछा 2-4 क्वेश्चन, बड़ा सिंपल में हम पूछा, हम कि सर आरक्षण है क्या? तो बड़ा सिंपल में बताया कि आरक्षण ये है। हम कि आरक्षण से किसको क्षति हो रही है? तो बताया जो नेचुरली जो लोग सब दिन से सत्ता में हैं उन्हीं को नुकसान हो रहा है। हम कि फायदा किसको हो रहा है? तो ऐसे हो रहा है। हम कि तो फिर हंगामा किस बात का हो रहा है? अब वो जानते हैं, उतने पत्रकार में कहा जो देखिए ये देखिए क्वेश्चन देखिए, आप लोग सीखिए इनसे। ये जो बोल रहे हैं से हम समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं से ये समझ रहे हैं, तो पब्लिक में यही चीज माना जाना चाहिए। आप प्रश्न करते हैं, हम समझ ही नहीं पाते जब आप क्या प्रश्न करते हैं, हम क्या जवाब देंगे आपको। तो उस दिन लगा कि नहीं, हम प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने लायक भी हम हैं। जी है ना। तो इस ढंग से हमने जो बना और जो प्यार मिला वो मैं चाहता हूँ कि मेरे जनरेशन को, अपना बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए तो सब करता है हैं? आज मैं देखता हूँ जो अपने से मेरा कोई सुख नहीं मिला। एक बाप के अलावे पिताजी जो प्यार किए वो प्यार किए, बाकी भाई बहन दुनिया दुनिया का कोई प्रेम हमारे पास नहीं। लेकिन रामविलास पासवान जो किए, लालू यादव जो किए, नीतीश कुमार जी जो हमको दिए, उससे बढ़ के क्या हो सकता है? यही हमारी भावना है। तो ये जो आप 100 लड़के लड़कियों को आपने फोटोग्राफी का कोर्स करवाने का फ़ैसला किया है, फोटोग्राफ़र बनाने का फ़ैसला किया है जी, और जिसकी शुरुआत हो गई है, तो इसे मंजिल तक कब पहुंचा देंगे? इस साल तक देंगे, 100 को देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। हम तैयारी कर लिए हैं, दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं जहीं तहीं। पटना में रहते हैं तो पटना में ब्लैक बोर्ड और ये सारा चीज़ लिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। ये जो आप का लाइफ है ये बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, उतार चढ़ाव से भरा रहा है। लगता है कि आपकी बातों को सुनकर लगता है कि कोई जादू चमत्कार हो रहा है। तो इन जादुई और चमत्कारी जो आपकी जर्नी रही है, अब इस उम्र में आकर के कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? आज भी वही कर रहे हैं अनुभव, और उधर भी वही कर रहे थे। मतलब जब हम बम्बई में थे तो एक गाना हम सुने थे, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, और भला झूठ है क्या। ये अप एंड डाउन्स जो होते हैं ना, इसमें कौन सत्य है कौन झूठ है पता नहीं चलता है। बताए ना, जिसको आप मान रहे हैं, जो आपका भाई है वो आपको मर्डर कर रहा है, वो आपको छोटा कर रहा है, वो आपका चाचा वो आपको बर्बाद कर रहा है, और वो आपका जात में भी नहीं है और वो आपके गांव में भी नहीं है और दूर है, वो आपको भगवान मान रहा है और आपको बढ़ा रहा है। ये क्या है? ख्वाब ही तो है। हुस्न मानो मुस्लिम है। अब बताइए, वो हमको कह रहे हैं बेटा हो तुम, अल्लाह जो है हमको बेटा भेजा है, बताओ। और वो धर्मेंद्र से जाके मिलाते हैं, राजेश खन्ना से मिलाते हैं, संजीव कुमार हीरो से मिलाते। क्या जरूरत थी भाई? इधर भाई लोग जैसे बम्बे जाने नहीं दे रहा है, दिल्ली जाने नहीं दे रहा है। तो ये जिंदगी ख्वाब ही तो है। पता नहीं ये जिंदगी ख्वाब है और झूठा है कि सच्चा है। खुश है ना? बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। और हम लोगों को संदेश देना चाहेंगे, ये धरती पर अथाह सुख है, अथाह सुख है, इतना सुख है, इतना है। सिर्फ 2 चीज करना है, एक विद्या ग्रहण करना है, पढ़ाई कैसू आप करिए, स्कूल का मौका मिले स्कूल से पढ़िए, कोचिंग से पढ़िए, ट्यूशन से पढ़िए और लगातार पढ़िए। और दूसरा, कोई काम या हुनर सीखिए। कोई अगर हुनर सीखे हुए आज कोई फोटोकॉपी ही करता है, कोई भूजा ही बेचता है, 50 रुपया कमाता है, कोई सब्जी ही बेचता है, 50 रुपया कमाता है। लेकिन बीच के लोग हैं जो IAA कर लिए, BA कर लिए और MA कर लिए, वो 5,000 रुपया नहीं कमा पाते हैं और उनका जिंदगी कष्ट है। उसी से पूरा खानदान, पूरा परिवार और पूरा समाज तबाह है।
इसलिए ज़िंदगी में काम का महत्व है, काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए और नई चीज़ सीखिए, हुनरमंद बनिए। जी। नागेंद्र राय जी को जीवन में कोई मलाल भी है, कुछ नहीं पाने का गम भी है? मलाल तो यही है जो मेरे दिमाग में है, जो हर व्यक्ति आज के डेट में 1 लाख से नीचा कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मैं थ्योरी बताऊंगा, आप थ्योरी उसको लीजिए, मात्र 3 साल प्रयोग करिए, 4 साल प्रयोग करिए, है कि नहीं? कैसे 1 और 1 2 होता है, और 2 और 2 4 होता है। कोई सीखने वाला हो और कोई सिखाने वाला हो तो 4 साल में आप 1 लाख के आदमी बन सकते हैं। लेकिन यहां कोई न सिखाने वाला है और न कोई सीखने वाला है। उसके कारण सब भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, गंदा क्रिएशन कर रहे हैं, समाज को दूषित कर रहे हैं। ये बड़ा मलाल है। जितना सुंदर धरती में आए, ये बुद्ध का देश है, ये गांधी का देश है। ये आजाद कराने में कितनी कुर्बानियां, कितने लोग मरे होंगे। एक पिता जो है से कितना संघर्ष करके घर बनाता है, जमीन खरीदता है बाल बच्चा के लिए, और बाल बच्चा पढ़ नहीं रहा है और काम नहीं कर रहा है, तो भैया तुम कौन सा सुख भोगोगे? और झूठा स्वर्ग नर्क में फंसा हुआ है। जो स्वर्ग है और नर्क है सब यहीं पर है, कहीं कुछ नहीं है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया नागेंद्र राय जी। आपने इतनी लंबी बातचीत की और हम चाहेंगे कि एक बार फिर आपसे कभी दोबारा बातचीत करें। फिलहाल हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना है आपने नागेंद्र प्रसाद राय जी को, जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। और मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो बहुत मशहूर तो नहीं, लेकिन इनका किरदार बेहद ही दमदार है। और आप समझ गए होंगे कि नागेंद्र प्रसाद राय कितने बड़े किरदार हैं, या यूँ कहें जीवन के कितने दमदार रोल को निभा चुके हैं। थैंक यू।